Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shivangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, in this particular lecture, we are going to discuss the previous year questions pertaining to art and culture from the last 5 years, that is from 2018 to 2022. So let's begin. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 5 साल के क्वेश्चन लिए हैं। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट रीसेंट वन, दैट इज फ्रॉम 2022। 2022 में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि भाई आर्ट एंड कल्चर के अंदर से काफी क्वेश्चंस हैं, एंड उसमें से भी अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो हमारा एज ऑलवेज बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर फोकस रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें 4 किताबों के नाम दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से जैन टेक्स्ट कौन सी है। पहली किताब का नाम है नेति पकर्ण, दूसरी का नाम है परिशिष्ट वर्णन, फिर है अवदान शतक, एंड देन वी हैव त्रिशष्टि लक्षण महापुराण। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जनरली अगर हम अपने जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या आर एस शर्मा पढ़ रहे हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी और मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, तो उनके अंदर इतनी डेप्थ में आपको किताबों के नाम तो नहीं मिलेंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो वो होना चाहिए बहुत डिफिकल्ट। हाउएवर स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये है एक्सट्रीमली ईजी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। और इसको ये इजी क्यों है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारी जो नई एनसीईआरटी है, हमारे पास में क्लास 11th की नई एनसीईआरटी है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये जो किताब है स्टूडेंट्स, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हो रखी है। पिछले 2 से 3 साल में आर्ट एंड कल्चर के कई क्वेश्चन यहां से आ रखे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस किताब की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके एंशिएंट इंडिया से पर्टेनिंग पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से टैकल किया गया है। इसके अलावा आपको बहुत सारी फोटोज, इमेजेस वगैरह दे रखी हैं जिनमें आपको पैनल्स वगैरह के नाम मिल जाएंगे। तो ये जो किताब है ये बहुत अच्छी है, एंड एज आई हैव टोल्ड यू पिछले 2-3 साल के अंदर इसमें से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस किताब की बात करें तो इसका चौथा चैप्टर है पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हो गया था भाई, महायान बुद्धिज्म आ गया था और उसकी वजह से हम देखते हैं कि स्कल्पचर्स बनने लग गए। स्कल्पचर्स के साथ साथ हम देखते हैं सांची और भरूच जो है उनके अंदर और ज्यादा स्कल्पचर्स ऐड करा दिए गए और गांधार, मथुरा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आ गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस किताब के अंदर आप देखेंगे कि हमारे को हर जगह जहां पे भी स्कल्पचर्स की बात करी गई है, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स की बात करी गई है, तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर और बुद्धिस्ट पेंटिंग, इनमें हमेशा बताया गया है कि भाई थीम्स क्या ली जाती हैं। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी रिलीजन की बात करते हैं, अगर उसके तहत आप पेंटिंग की बात कर रहे हैं या स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये पूछा जाएगा कि भाई किस थीम पे, किस चीज पे पेंटिंग बन रही है, किस चीज का स्कल्पचर बन रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ बता रखा है कि भाई जो पेंटिंग्स होती हैं, जो स्कल्पचर्स होते हैं, ये बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स दिखाते हैं, उसके अलावा जातक और अवदान टेल्स दिखाते हैं। फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स, हमारी जो ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा की, उसके अंदर जब आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड के चैप्टर्स में जाएंगे, जिसमें आपके सामने कुषाण, इंडो ग्रीक, ये सब जो डायनेस्टीज है इनका डिस्कशन हो रखा है, इसका जो कल्चर वाला पार्ट है उसके अंदर भी आप देखेंगे कि अवदान टेल्स बने हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जो फर्दर कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं आपकी पेंटिंग्स में और उसके अलावा स्कल्पचर्स में। तो ये जो टर्म है ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में भी है, उसके अलावा आपकी नई एनसीईआरटी क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, इसके अंदर भी है। और यहां से हमें पता चल जाता है कि अवदान टेल्स जो हैं वो जातक टेल्स की तरह ही होती हैं, इनके अंदर स्टोरीज होती हैं और इनका आपको बहुत डिपिक्शन देखने को मिलेगा बुद्धिस्ट पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में। बस ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट देखने में बहुत भारी लग रहा है, इसमें से अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो इसका नाम है अवदान शतक। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पता चल गया है कि अवदान जो है जैन टेक्स्ट नहीं है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है।
अब हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शंस देखेंगे और जहां पे भी 3 है उसको एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर विच इज 2 और 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एक्चुअल करेक्ट वे था इस क्वेश्चन को आंसर करने का वो यही था, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई अवदान जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपने ठीक से सिर्फ अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा हर पोस्ट मौर्यन के चैप्टर के अंदर, हर पोस्ट मौर्यस के चैप्टर में और स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स में आपको हमेशा ये बताया जाएगा कि बुद्धिज्म के तहत जो थीम्स हैं उसमें हमेशा आपको जातक और अवदान टेल्स देखने को मिलेंगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स एलिमिनेशन से हम अपने आंसर पर आ सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, यानी कि परिशिष्ट पर्वन और त्रिशाल लक्षण महापुराण जो है, ये जो 2 किताबें हैं, दीज आर गोइंग टू बी योर जैन टेक्स्ट। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली फैक्चुअल है, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन है, या तो आपको लोकेशन आती है या नहीं आती है। अगर अपन कंटेंट वाइज देखें तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बट अगेन क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए हम इसका लेवल रखते हैं मीडियम। हो सकता है कि आपको उस टाइम पर याद ना आए। बेसिकली अगर हम मौर्यन एम्पायर पढ़ें, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को 4 अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट्स का नाम दे रखा है और ये पूछा हुआ है कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आपको आंसर आता है या आपको नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम अशोक की बात करें तो उनकी रेन में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा एक्चुअली सबसे ज्यादा ध्यान उनकी इंस्क्रिप्शंस पर ही दिया जाता है। इंस्क्रिप्शंस के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो ये बहुत सारी कैटेगरीज में टूटी हुई हैं, जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट हो गए, उसके अलावा हमारे पास माइनर रॉक एडिक्ट हो गए, उसके अलावा हमारे पास में पिलर एडिक्ट हो गए, पिलर एडिक्ट के अलावा हमारे पास में सेपरेट रॉक एडिक्ट हो गए। तो अब इस क्वेश्चन से अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो एक लिस्ट बना के रख लो, एक लिस्ट बना के रख लेनी है कि भाई ये जो एडिक्ट्स हैं ये कहाँ पर हैं, और दूसरी बात इनका मेन कंटेंट क्या है। बस इतना इंफॉर्मेशन हमें लिख के और रट के रखना है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड से सवाल आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली हमारे को बस ये देखना है कि वेदर दीज प्लेसेस दीज इंस्क्रिप्शंस आर लोकेटेड इन दीज स्टेट्स और नॉट, और उसके बेसिस पे बताना है कि कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं और कितने नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई कौन से मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। बेसिकली हमारे पास 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास जो लोकेशंस है जहां पे हमें रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, दीज इंक्लूड कांधार इन अफगानिस्तान, जहां पे आपको 12th और 13th रॉक एडिक्ट मिलती है। उसके अलावा हमें मेजर रॉक एडिक्ट शाहबाजगढ़ी जो कि पेशावर अभी करंटली पाकिस्तान में है, यहाँ से मिलती है। इसके अलावा हमें मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ से मिलती है, मनसेहरा जो कि हजारा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा हमें कलसी जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, यहाँ से मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा हमें गिरनार जो कि गुजरात में है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से रॉक एडिक्ट मिलते हैं। देन वी फाइंड रॉक एडिक्ट्स फ्रॉम द सोपारा रीजन दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, यहाँ से हमारे को रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। धौली जो कि उड़ीसा के अंदर है, यहाँ से हमारे को रॉक एडिक्ट्स भी मिलते हैं स्टूडेंट्स। और इसके अलावा आप देखेंगे धौली के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एलिफेंट का स्कल्पचर भी बनवाया था, हाई रिलीफ एलिफेंट स्कल्पचर बनवाया था अशोक की रेन में। इसका डिस्कशन मैंने आपके साथ क्रैश कोर्स की जो हमारी सीरीज है उसमें मौर्यास का जो पीरियड है, अशोक का जो पीरियड है, उसमें किया हुआ है। सो इट्स अ हाई रिलीफ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट एट धौली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे धौली कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके अलावा जोगड़ा ये हमारे पास में उड़ीसा के अंदर है अगेन। देन एरागुड्डी दिस इज इन आंध्र प्रदेश, एंड देन देर इज सन्नाती इन कर्नाटका। इन सब जगहों से हमारे को जो है 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स यील्ड हुए हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो लोकेशंस है और इनके स्टेट्स हैं कंप्लीटली फैक्चुअल है। इसको आप डिफिकल्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इतना तो सबको पता है कि अशोकन पीरियड के अंदर सबसे पहले जो पढ़ना है वो इंस्क्रिप्शन ही पढ़ने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता हो कि लाइक्लीहुड नहीं है ऐसे क्वेश्चन के आने की। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको
इजी भी नहीं कह सकते, बिकॉज अगेन यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट है, हमारे को याद होना चाहिए ये फैक्ट, इसलिए हम इसको मीडियम में रखेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारे को ये चीजें याद करनी है, अगर हम नहीं कर पाए तो इट्स आवर प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन के साथ वापस आते हैं और साइट्स देखते हैं और इनका लोकेशन देखते हैं। धौली की हमने बात करी, धौली तो आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। धौली क्या है भाई, धौली में एलिफेंट स्कल्पचर है और ये हमारे पास उड़ीसा में है, इसलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट सही है। उसके बाद एरागुड्डी है, एरागुड्डी जो है स्टूडेंट्स ये आंध्र प्रदेश में है, अभी के अभी हमने डिस्कशन किया था। जोगाड़ा की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये गलत है, वाई, बिकॉज दिस इज इन उड़ीसा एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। कलसी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि कलसी कहां पे है, कलसी हमारा देहरादून उत्तराखंड में है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है, फर्स्ट और सेकंड पेयर जो है वो करेक्ट है और इस वजह से आंसर होगा बी, दैट इज ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन मीडियम लेवल का है और इन क्वेश्चन से हमें टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि भाई हमें किन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 2022 का। Okay, students. So this question is from Sangam Literature, and herein we are given 4 statements, out of which 3 are incorrect and only 1 is correct, and we have to identify that. तो पहले क्या करते हैं, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर इन स्टेटमेंट्स पे आएंगे और देखेंगे कि भाई कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। स्टूडेंट्स संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो हमारी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 17 है, द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन डीप साउथ। इसके अंदर आपको इनफ इंफॉर्मेशन दी हुई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इसमें हमारे को बताया हुआ है कि जो संगम लिटरेचर है इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोएम्स, और ये जो पोएम्स हैं ये बहुत सारे हीरोज और हीरोइंस जो हैं उनके प्रेज में हैं जिन्होंने वॉर्स में और बैटल्स में पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा क्योंकि ये हीरोज और हीरोइंस के प्रेज में है इस वजह से आप देखेंगे ये सेक्युलर है नेचर में, इसमें रिलीजन जो है उसका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि संगम लिटरेचर 2 पार्ट में टूटी हुई है, मेल कन्नाकू और किल कन्नाकू। मेल कन्नाकू के अंदर हमारे को एंथोलॉजीज मिलती हैं। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का काम कंपाइल करके एक किताब में रख लिया। तो यहाँ पे मेल कन्नाकू एंथोलॉजी की फॉर्म में है और इसके अंदर किस किस चीजों की बात हुई हुई है, वॉर है, कैटल रेड्स है और हीरो स्टोन्स है। हीरो स्टोन्स जो हैं स्टूडेंट्स इनके लिए एक टर्म यूज करी जाती है, हीरो स्टोन्स को हम बोलते हैं विरारकल। हीरो स्टोन्स को हम बोलते हैं विरारकल, ये टर्म भी एनसीईआरटी में दी हुई है। और ये हीरो स्टोन्स किन के ऑनर में लगाए जाते थे, जो भी सोल्जर्स थे जो बैटल्स के अंदर गिर गए थे उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए हीरो स्टोन्स लगाए जाते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे को कुछ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन भी मिलती है संगम लिटरेचर से, जैसे कि स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन से 3 चीफ थे, चोलास चेरास पांड्यास के बारे में हमें बताते हैं, और उसके अलावा उनकी आर्मी कैसी थी, उनका टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, ये भी हमें बताया जाता है। किल कन्नाकू जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स उसके अंदर आप देखेंगे ये जो लिटरेचर है ये डाइडैक्टिक है नेचर में, और यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि भाई इसके अंदर जो है कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाता है किंग्स का, और उसके अलावा सोशल क्लासेस की क्या ड्यूटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ण की क्या ड्यूटी होती है ये बताई जाती है। हाउएवर स्टूडेंट्स इसके साथ में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि किल कन्नाकू जो है वो काफी लेट डेवलप हुई है, यानी कि ये जो सोशल क्लासेस की ड्यूटीज हैं ये 6th सेंचुरी एडी के अंदर ऐड हुई हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो वर्ण वाला सेग्रीगेशन था वो 6th सेंचुरी एडी आते आते हुआ है, और प्रॉपर जो किंगशिप की थ्योरी है वो 4th सेंचुरी एडी आते आते बनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि संगम लिटरेचर जो है इसके अंदर हमारे को मटेरियल कल्चर के भी काफी इंसिडेंट्स, काफी रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स संगम लिटरेचर हमें इकोनॉमी के बारे में बताती है कि भाई किस तरह का सबसिस्टेंस था, किस तरह की इकोनॉमी थी संगम पीरियड के अंदर। यहाँ पे हमें फार्मिंग के रेफरेंस मिलते हैं, कैटल रियरिंग के रेफरेंस मिलते हैं और फिशिंग का रेफरेंस मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें आयरन का भी रेफरेंस मिलता है संगम लिटरेचर में, जहां पे इसके लिए टर्म यूज करी गई है कुरुन तोकई, जिसका मतलब होता है आयरन टिप्ड एरोज। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि संगम लिटरेचर के अंदर हमारे को सोसाइटी में जो अलग अलग तरह के लोग रह रहे थे इनके बारे में भी बताया गया है। हाउएवर ये स्ट्रेटिफिकेशन वर्ण वाला नहीं है, ये प्रोफेशन के बेसिस पे जो अलग लोग रह रहे थे वो वाला सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमें टू क्लासेस ऑफ पीपल के बारे में बताया जाता है अर्ली तमिल सोसाइटी के अंदर। इसमें या तो वो लोग हैं जो अपनी लैंड खुद टिल करते थे, या फिर वो हैं जो अपनी लैंड को दूसरों से टिल करवाते थे। यानी कि सेकंड वाले जो हो गए ये वेल्दी हो गए, बड़े लैंड ओनर्स हैं, इसीलिए और लेबर हायर करके अपनी लैंड पर काम कराते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि भाई सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी थी। ग्रेजुअली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वर्ण सिस्टम भी स्टार्ट होता है, लेकिन ये कब जाके क्रिस्टलाइज होने वाला है, 6th सेंचुरी एडी में। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमारे को किलकन्नाकु से पता चलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर हम अर्ली तमिल सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम पे ब्राह्मण्स आ चुके थे। मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर पल्लव्स और चालुक्यास वाला चैप्टर पढ़ाया है। पल्लव्स और चालुक्यास में मैंने आपको बताया था कि इसको सेकंड हिस्टोरिकल फेज माना जाता है, और इस टाइम पे जो ब्राह्मण्स हैं दे अपीयर, सॉरी, सेकंड हिस्टोरिकल फेज जो है हमारा, जिसमें पल्लव्स और चालुक्यास हैं, उस टाइम पे हम कहते हैं दैट द ब्राह्मणाइजेशन स्लैश द आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया इज कंप्लीट। यानी कि यहां तक जो है ब्राह्मण कल्चर ने अपनी पूरी जड़ें जमा ली हैं। कब? पल्लव्स और चालुक्यास के पीरियड में, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी के आसपास शुरू होता है। जबकि स्टूडेंट्स अगर हम संगम पीरियड की बात करें तो संगम पीरियड किस टाइम के बीच में है, अप्रोक्सीमेटली 200 बीसी से 300 एडी के बीच में है। इस टाइम पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि तमिल लैंड के अंदर ब्राह्मण्स अपीयर तो कर गए हैं, यानी ब्राह्मणों का क्या कल्चर है, ब्राह्मण क्या करते हैं, वर्ण सिस्टम क्या होता है, ये सब हमें मालूम तो चल गया है, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो अभी जमी नहीं है। यहाँ पर अभी भी ट्राइबल कल्चर है, उसके अलावा जैनिज्म बुद्धिज्म फ्लरिश कर रहा है, ब्राह्मण्स आ चुके हैं, लेकिन अगर हम इनके इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। इनका जो इन्फ्लुएंस है वो क्रिस्टलाइज होगा अप्रोक्सीमेटली 6th सेंचुरी एडी में। इसीलिए स्टूडेंट्स जो सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण है वो संगम पोएट्स को पता तो थी, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत कम थी अर्ली तमिल सोसाइटी में। इसकी एप्लीकेशन एक्चुअली में 6th सेंचुरी एडी में आती है, जब हम कहते हैं पल्लव्स और चालुक्यास के अंडर आर्यनाइजेशन साउथ इंडिया की कंप्लीट हो गई थी। सोशल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो संगम लिटरेचर में हमारे को कैसे कैसे लोगों के नाम मिलते हैं। वी हैव किंग्स जिनको अरसर कहते हैं, ट्रेडर्स हैं जिन्हें वैश्यर कहते हैं, और फार्मर्स हैं जिन्हें वेलालार्स कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्राह्मणों का मेंशन तो है, और ये कोर्ट से क्लोजली एसोसिएटेड है, और इनको रूलिंग एलिट्स पेट्रनाइज भी कर रहे हैं। लेकिन अगेन इनका जो इन्फ्लुएंस है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये पहली बार तमिल लैंड के अंदर आ चुके थे संगम पीरियड में, लेकिन इनका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस जो है ये 6th सेंचुरी एडी से ही एग्जर्ट करना शुरू करते हैं। तो हमें ब्राह्मणिकल कल्चर के बारे में पता है, वर्ण सिस्टम के बारे में पता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन नहीं थी सोसाइटी के अंदर। वो अकॉर्डिंग टू किलकन्नाकु 6th सेंचुरी एडी आते आते हुई है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि संगम पोएम्स जो हैं उसके अंदर हमने देखा कि भाई न्यूमरस हीरोज और हीरोइंस को प्रेज किया जा रहा है। इसी के तहत स्टूडेंट संगम लिटरेचर जो है इसको कंटेंट वाइज दो पार्ट्स में और तोड़ा जाता है, दैट इज अकम और पुरम। अकम की बात करें तो ये लव से रिलेटेड पोएम्स हैं, जबकि अगर हम पुरम की बात करें तो ये वॉर से रिलेटेड पोएम्स हैं। तो यहाँ पे इस वजह से हम देखते हैं कि संगम पोएम्स के अंदर हमें वॉरियर एथिक देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं पुरम, जिसको मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है वॉर से रिलेटेड पोएम्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि संगम लिटरेचर के अंदर दो ट्विन एपिक्स भी हैं, जिसमें एक है हमारे पास सिलापद्दिकरम और दूसरा है मनी मेकलई। सिलापद्दिकरम जो है स्टूडेंट्स उसको इलांगो अदिगल ने लिखा था, और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास में एक नोबल है जिनका नाम है कोवलन, उनका एक कोर्टिजान से अफेयर होता है जिनका नाम है माधवी। मनी मेकलई उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि कोवलन और माधवी की एक डॉटर होती हैं, और इनकी लाइफ में क्या एडवेंचर्स रहे उसकी स्टोरी है। ये जो सेकंड एपिक है स्टूडेंट्स, इसको एक ग्रेन मर्चेंट जो थे मदुरई के सतनर, उन्होंने कंपोज किया था। अगर हम मनी मेकलई की स्टूडेंट्स बात करें तो मनी मेकलई के अंदर हमारे को बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि भाई संगम पीरियड के जो लोग थे वो मैजिक के अंदर बिलीव करते थे। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें जब माधवी सेट्स आउट फॉर एडवेंचर, उनके साथ में बहुत सारे मैजिकल इंसिडेंसेस होते हैं।
एक इंसिडेंट क्या है स्टूडेंट्स, उसमें हम देखते हैं एक एंजल उनको हेल्प करती है टू डिसअपियर फ्रॉम एन आइलैंड वाइल देयर इज अ प्रिंस हु इज ट्राइंग टू चेज हर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसी स्टोरीज कि भाई कोई एंजल अपीयर हो गई और वो आपको हेल्प कर रही है, ये सब हमें क्या बताता है कि हम स्पिरिट्स में और उसके अलावा हम लोग मैजिक के अंदर बिलीव करते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट्स वी सी कि संगम लिटरेचर में हमें एक स्पेसिफिक टर्म भी मिलती है जिसे कहते हैं अनाकू। और अनाकू का मतलब होता है सेक्रेड या मैजिकल फोर्सेस दैट आर सपोज टू इनहैबिट वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस टर्म से हमें क्या पता चल रहा है कि संगम लिटरेचर, संगम पीरियड के जो लोग थे उनके बिलीव्स कैसे थे। बिलीव्स में अगर हम इसको ऑलरेडी सेक्युलर लिटरेचर बता रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर हम रिलीजियस बिलीव्स की बात करें, सो दे बिलीव इन मैजिक। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो अनाकू थे इनका काम क्या था, इनका काम ये था दैट दे वर एसोसिएटेड विद रिचुअलिस्टिक सिंगिंग, डांसिंग, ट्रांसेस एटसेट्रा। सो अनाकू जो मैजिकल फोर्सेस हैं इनको कंट्रोल करने वाले जो लोग थे उनको हम कहते थे परियान, तुतियान, पनाज एंड वेलंस। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं, ये सारे जो लोग हैं जो कि अनाकू यानी कि मैजिक को कंट्रोल कर रहे हैं, इनके पास में ड्यूटीज क्या होती थी, सिंगिंग, डांसिंग, ट्रांसेस, क्रिमेशन का काम करना और मेमोरियल स्टोन्स की पूजा करना। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये जो पूरा पॉइंट है इससे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संगम लिटरेचर के जो लोग थे, संगम पीरियड के जो लोग थे, वो अपने रिलीजियस बिलीव्स के तहत मैजिक के अंदर बिलीव किया करते थे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस इंफॉर्मेशन के साथ वापस चलते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें और पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में ये लिखा है कि संगम पोएम्स के अंदर कोई भी मटेरियल कल्चर का रेफरेंस नहीं मिलता। ये एब्सोल्युटली गलत है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमारे को एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है, एग्रीकल्चर के अलावा हमें कैटल रियरिंग के बारे में पता चलता है, उसके अलावा हमें आयरन के बारे में पता चलता है। तो ये सब हमें मटीरियल कल्चर के बारे में बता रहा है कि सबसिस्टेंस क्या है और क्या चीजें सोसाइटी के अंदर फ्लरिश कर रही थी। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है दैट द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू द संगम पोएट्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. Why? Because in the Sangam society, students, we know that in the early period, the Brahmins had appeared in the Tamil land. Although the Varn system was not established as an institution, yet the Sangam poets were aware of the Varn fourfold system, which has been mentioned even in the Sangam literature. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि संगम पोएम्स के अंदर कोई वॉरियर एथिक नहीं है। ये एकदम गलत होगा। इनफैक्ट संगम लिटरेचर के अंदर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ जो पोएम्स है वो लिखी ही वॉर के ऊपर गई हैं। लास्ट स्टेटमेंट हमें कहता है कि संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, यानी कि संगम लिटरेचर के अंदर मैजिक जो है उस पर बिलीव नहीं किया जाता। ये पॉइंट भी गलत हो गया क्योंकि हमने अभी पूरा मनी मेकले का एग्जाम्पल लिया है और उससे हमें पता चलता है कि भाई मैजिक के अंदर बिलीव करते थे संगम सोसाइटी के लोग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपने आंसर पर पहुंच चुके हैं। आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। अगेन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अगर हम लेवल की बात करें तो ये इजी क्वेश्चन है। आप अपनी आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी जो है उससे बहुत क्लियर कट समझ सकते हैं ये वाले पॉइंट को कि ये करेक्ट होने वाला है। आर.एस. शर्मा ने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है द डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली संगम एज एंड द लेटर संगम एज। खास करके जब उन्होंने किल करनाकू का आपको सेग्रीगेशन दिया है उसके बारे में बताया है, तो वहां पे बताया है कि वर्ण सिस्टम कब इस्टेब्लिश हुआ है और कैसे इसकी नॉलेज पहले भी थी लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन भी खत्म होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स एन इजी क्वेश्चन बिकॉज संगम लिटरेचर तो पढ़नी है, ये तो हमारे एंशिएंट इंडिया का इनफैक्ट लैंग्वेज और लिटरेचर इसका भी पार्ट है, तो ये आर्ट एंड कल्चर में भी आती है और उसके अलावा ये आपके एंशिएंट इंडिया में भी आती है। दोनों तरफ से ओवरलैप कर रही है, इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें अंदाज लगाना कि संगम लिटरेचर नहीं आएगी ये नामुमकिन है। ठीक है, तो उस वजह से हम देखते हैं कि ये इजी है, प्लस जो कंटेंट भी क्वेश्चन का पूछा गया है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रॉम 2022।
ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये करंट अफेयर्स से लिंक होकर आया है। और अगेन स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए न्यूज़पेपर का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती भी नहीं है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। आप कोचिंग का जो अपना मटेरियल है उसका एंड का कंपाइलेशन देख लें, उतना इनफ होता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक सर्किट हाउस सोमनाथ टेम्पल के पास में इनॉग्रेट किया था। और उस कॉन्टेक्स्ट में सोमनाथ टेम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और सोमनाथ टेम्पल से एसोसिएटेड हमारे पास पॉइंट्स आ गए, यानी कि क्वेश्चन आ गए। इस क्वेश्चन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आप देखेंगे न्यूज के अंदर जो है काफी ज्यादा कवर हुआ था ये, कि सोमनाथ टेम्पल के पास में एक सर्किट हाउस को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो ये काफी न्यूज में था, और इसी के साथ अटैच करके हिंदू और एक्सप्रेस ने बार बार सोमनाथ टेम्पल की सिग्निफिकेंस भी बताई थी। ये जो सारे पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये मैंने इसी आर्टिकल के अंदर से लिए हैं। और इससे अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो करंट अफेयर से लिंक होकर आता है। अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप करंट अफेयर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का लेवल हो गया डिफिकल्ट, और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का लेवल हो गया इजी। ठीक है। तो अगेन स्टूडेंट्स, लेवल की अगर हम बात करें तो वो रिलेटिव होता है, प्रोवाइडेड कि आप प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हर चीज़ डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट है उसको हम ठीक से पढ़ रहे हैं तो नेचुरली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है वो एटलीस्ट मीडियम लेवल तक आ जाता है एलिमिनेशन के बेसिस पर। सो स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल से हमारे को सोमनाथ टेम्पल जो है उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बेसिकली स्टूडेंट्स, सोमनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो जैसा हम सब जानते हैं सोमनाथ टेम्पल पे मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। ये जो टेम्पल है इसको बार बार डिस्ट्रॉय करा गया है बाय दी मुस्लिम इन्वेडर्स, और इसी वजह से इस टेम्पल को बार बार रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ा। इस टेम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शंस की तो हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पर हमें ये पता है कि इस टेम्पल को एक बार गुर्जर प्रतिहारास के अंडर बनवाया गया था। तो एक बार इसको गुर्जर प्रतिहारास के अंडर बनवाया गया था, लेकिन इसके अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन जो है उसकी नॉलेज हमें नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो सोमनाथ टेम्पल है इसको फर्स्ट माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंग में से। तो हमारे शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से पहला जो ज्योतिर्लिंग है उसको सोमनाथ को माना जाता है। एंड अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिव। यहाँ पे स्टूडेंट्स अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं पता, सेकंड गुर्जर प्रतिहारास के पास में थी। और उसके अलावा आप देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहारास के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इसको चालुक्यन स्टाइल के अंदर बनवाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जब इंडिपेंडेंस होती है हमारी, तो इंडिपेंडेंस के बाद इसको फाइनली एक बार रिकंस्ट्रक्ट करा लिया गया, और फिर उसके बाद में इसका इनॉग्रेशन जो है उसको इसका जो इनॉग्रेशन है उसको किया हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो इसका फाइनल कंस्ट्रक्शन हुआ इसमें जो हमारा ज्योतिर्लिंग है इसको इनॉग्रेट किया था, इसको इंस्टॉल करवाया था प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका जो फाइनल कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगेन स्टूडेंट्स, इतनी बार कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बार बार डिस्ट्रॉय करवा दिया गया था। हम देखते हैं औरंगजेब ने भी इसको डिस्ट्रॉय कराया है, उसके अलावा और भी मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे जिन्होंने सोमनाथ को लूटा है, और उसके अलावा उसके जो भी उसका कंस्ट्रक्शन है उसको बार बार डिस्ट्रॉय करवाया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई इसको फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद एक बार के लिए रिकंस्ट्रक्ट कराया गया, वल्लभ भाई पटेल ने उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और फिर इसका जो ज्योतिर्लिंग है उसको इनॉग्रेट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक रिचुअल होता है जिसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा रिचुअल, और ये जो रिचुअल है ये आपको अयोध्या राम मंदिर के अंदर भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति जो होती है उसको प्रतिष्ठित उसको जो है इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे सोमनाथ की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और अयोध्या राम मंदिर में भी इसी तरह का रिचुअल हुआ था जिसमें जो मंदिर की मूर्ति है उसको इनॉग्रेट किया था या उसको इंस्टॉल करवाया गया था हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर हम सोमनाथ टेम्पल की बात करें तो इसके बारे में 11th सेंचुरी के एक अरब ट्रैवलर हैं बहुत ही पॉपुलर, अल बिरूनी, जिन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी। ये बताते हैं कि कैसे महमूद गजनी इंडिया में आए थे। ये महमूद गजनी के साथ खुद भी आए थे, और इसीलिए इन्होंने अपनी किताब में बताया है कि कैसे महमूद गजनी ने आके सोमनाथ टेम्पल जो है इसको सैक किया था, इसको रेड किया था और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था।
चलिए स्टूडेंट्स, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे को 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि भाई इनमें से करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कहता है दैट सोमनाथ इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स। ये करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। इट्स नॉट ओनली वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, इट इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट सोमनाथ टेम्पल जो है इसका डिस्क्रिप्शन अल बिरूनी के अकाउंट में मिलता है। ये भी करेक्ट है। अल बिरूनी जो कि एक अरब ट्रैवलर है, महमूद गजनी के साथ इंडिया में आए थे और इन्होंने महमूद गजनी ने कैसे सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था और उसे डिस्ट्रॉय किया था, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दैट प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, दैट इज द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेजेंट डे टेम्पल, was done by President S. Radhakrishnan. Now this is going to be incorrect. Why? Because the Pran Pratishtha of Somnath temple was done by the first president of our country, that is Dr. Rajendra Prasad, and a similar thing has been done recently with respect to the Ram Mandir of Ayodhya, and this was done under Prime Minister Narendra Modi. तो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट सही हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड, और इसीलिए हमारा फाइनल आंसर होगा ए। लेवल की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स, करंट अफेयर से एसोसिएटेड है, उसके बावजूद टेम्पल आर्किटेक्चर में भी आप सोमनाथ टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे। इसके बावजूद इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये तो करंट अफेयर्स के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में ही इस पॉइंट को ज्यादा डील किया गया था कि भाई प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो ये मीडियम, इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो ऐसा लग रहा है इसको देख के कि आर्ट एंड कल्चर में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपके स्टैटिक पोर्शन से आया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन सी किताब से आया है और फिर इसका लेवल डिसाइड करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वर्ल्ड की जो सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है वो है रामानुज की सिटिंग पोज में। रामानुज हमारे एक बहुत ही पॉपुलर भक्ति सेंट थे। इसको रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के अंदर इनॉग्रेट करवाया था। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स रामानुज काफी हाईलाइट हो गए और चांसेस थे कि भाई इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये नहीं भी हाईलाइट होते तो भी आपको इतना तो पता ही होगा सबको कि भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जितना इंपॉर्टेंट जैनिज्म बुद्धिज्म है उतना ही इंपॉर्टेंट है भक्ति सूफी मूवमेंट स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर आप भक्ति सेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो रामानुज का नाम तो आना ही आना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में हमसे जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट रामानुज की टीचिंग्स को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। अब अगेन स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट करंट अफेयर्स का दिया हुआ है पर क्वेश्चन स्टैटिक है। ऑल्सो स्टैटिक में भी ये वैसा पोर्शन है जिसके आने की लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है, भक्ति और सूफी जैनिज्म और बुद्धिज्म जितना ही इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से मैं आपको बोलूंगी कि इसका लेवल जो है बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सीधा सीधा आपकी एनसीईआरटी से आया है। जो हमारी नई एनसीईआरटी हैं क्लास 12 की, हमारी क्लास 12 में 3 एनसीईआरटी हैं जिसमें हम देखते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो है वो एंशिएंट की है, पार्ट 2 मिडिवल की है और पार्ट 3 मॉडर्न की है। तो हमारी जो पार्ट 1 है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जिसमें एंशिएंट इंडिया डील हो रहा है, उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, सॉरी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 जो है मिडिवल वाली, ठीक है, उसका जो चैप्टर नंबर 8 है स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास में भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है इसके ऊपर एक चैप्टर है और इसका नाम है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमारे पास में रामानुज का डिस्कशन हुआ है और रामानुज के बारे में ये देखेंगे आप, अगर आप प्रिंट ही देखेंगे पीछे एनसीईआरटी का सिंबल भी है, ये मैंने सीधे सीधे एनसीईआरटी से निकाला है और इसके अंदर लिखा हुआ है दैट रामानुज was a Bhakti saint and he was born in Tamil Nadu in 11th century and he was deeply influenced by the Alvar tradition. Alvar tradition क्या होता है स्टूडेंट्स? वो लोग जो विष्णु भगवान की भक्ति किया करते थे, वैष्णवाइट सेंट्स थे। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है ये रहा हमारा आंसर। यहाँ पे ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू रामानुज द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। तो अलवर सेंट से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये विष्णु की पूजा करते थे अलवर सेंट्स और इसीलिए भक्ति के तहत इन्होंने बोला कि अगर आप विष्णु की इंटेंस डिवोशन करेंगे तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। विष्णु अपनी ग्रेस से आपको मदद करेंगे उनके साथ यूनाइट होने में। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स बताया गया है इनके बारे में कि इन्होंने विशिष्ट अद्वैत जो है उसके डॉक्ट्रिन को भी प्रोपाउंड किया है। ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स में कवर किए हैं एंशिएंट इंडिया के क्रैश कोर्स में।
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रामानुज जो है उनके लिए बोलते हैं दैट ही ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ भक्ति विच वाज डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। तो यहाँ पे सिर्फ इतने से पैराग्राफ से हमारे को रामानुज के बारे में पता चल जाता है और हमसे पूछा गया है कि भाई उनकी टीचिंग्स का जिस्ट क्या था। तो यहाँ पे फर्स्ट ही पॉइंट में हमारे पास आंसर है द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वॉज थ्रू डिवोशन एंड डिवोशन ऑफ हु, डिवोशन ऑफ विष्णु। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया दैट इज ऑप्शन ए। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे एनसीईआरटी से आया है, नई वाली एनसीईआरटी से आया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट करंट का दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन स्टैटिक है। स्टैटिक भी कहाँ से है, उस टॉपिक से है जो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से हमारे को बहुत हेल्प मिल जाती है कि जब हम फाइनल रिविजन्स कर रहे होते हैं, पहली बार में सब कुछ पढ़ना होता है वरना आप हिस्ट्री में कनेक्ट नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपने पहले नंबर 1 चैप्टर पढ़ लिया, फिर 5 पढ़ लिया और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि मुझे फर्स्ट और 5 का लिंक समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एडिशन सीखना ही पड़ेगा, उसी तरह से हिस्ट्री में अगर आपको स्टोरीज कनेक्ट करनी है तो सारे चैप्टर फर्स्ट रीड में तो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीड में हम साल भर का टाइम तो लेके ही चलते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो फर्स्ट रीड में सब कुछ पढ़िए। सेकंड रीड आते आते जो है आप केयरफुल एनालिसिस करके कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने लग जाइए। लेकिन सेकंड रीड में क्या होगा, कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने का कारण और उनको इजीली समझने का कारण क्या होता है, हमने पहली बार में लिंकेजेस बना लिए थे। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं भाई जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन इंस्क्रिप्शंस, भक्ति, सूफी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आर्ट एंड कल्चर में बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर में से आए हैं स्टूडेंट्स। आर्ट एंड कल्चर में अगेन फोकस कहाँ रहा, जैनिज्म बुद्धिज्म पे रहा, मौर्यन इंस्क्रिप्शंस पे रहा, लिटरेचर जैसे कि संगम लिटरेचर पे रहा, और उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा भक्ति और सूफी जो कि ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे क्वेश्चन आए। 21 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 21 का जो पहला क्वेश्चन है ये फिर से टेम्पल आर्किटेक्चर से है। टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो मैंने आपके लिए इसको आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में कवर किया है और वहां पे भी मैंने आपके लिए इस पर्टिकुलर टेम्पल को कवर किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेम्पल दिया हुआ है 64 योगिनी टेम्पल जो कि मोरेना के पास है और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे को 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स इस टेम्पल की अगर हम बात करें तो अगेन इसका डिस्क्रिप्शन हमारे को हमारी नई एनसीईआरटी जो है आर्ट एंड कल्चर की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उसमें हमें इसके बारे में एक पॉइंट मिलता है। उसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये काफी डिफिकल्ट हैं, इसीलिए इसका लेवल मैं आपके लिए डिफिकल्ट रखूंगी, इजी नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। प्लस इसके बारे में जो न्यूज आर्टिकल कवर हुआ है वो आपके रूटीन हिंदू और एक्सप्रेस में नहीं बल्कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में हुआ है, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस आई डोंट थिंक रेयरली कोई यूपीएससी एस्पिरेंट उसको पढ़ेगा बिकॉज उसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। इन एनी के स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो टेम्पल है 64 योगिनी टेम्पल, इसका मेंशन आपको हमारी जो क्लास 11th की नई एनसीईआरटी है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो है इसमें मेंशन मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है इस मंदिर की, तो रूटीन सोर्सेज इस टेम्पल को कवर नहीं कर रहे हैं। बिसाइड्स जो पॉइंट्स इस टेम्पल से रिलेटेड पूछे गए हैं वो तो कोई भी सोर्स में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, इसलिए काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एनीवे स्टूडेंट्स आप देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा इन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट का, इसमें खजुराहो टेम्पल्स के बारे में बताया हुआ है और खजुराहो टेम्पल्स में हमारे पास एक टेम्पल है 64 योगिनी का टेम्पल। इस टेम्पल की स्टूडेंट्स खासियत ये है, एक तो ये पूरा ग्रेनाइट में बना हुआ है, ग्रेनाइट एक महंगा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो टेम्पल है ईसोटेरिक देवी या गॉडेसेस को एसोसिएटेड है उनसे, यानी कि ये तांत्रिक कल्ट से एसोसिएटेड है जिसमें कि गॉडेसेस की पूजा होती है। 64 योगिनी है, 64 गॉडेसेस हैं जिनकी यहाँ पर पूजा की गई है। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास एनसीईआरटी में, लेकिन जो सवाल में पूछा गया है उसमें अगेन मैंने आपको बताया जो एक्चुअल आर्टिकल इसके ऊपर आया है ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया है और ये रेयरली किसी की नजर में पड़ेगा इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बेसिकली स्टूडेंट्स इस आर्टिकल ने हमें बताया था कि भाई कौन से टेम्पल्स हैं जिन्होंने इंडियन पार्लियामेंट की डिजाइन को इन्फ्लुएंस किया है और इस कॉन्टेक्स्ट में 64 योगिनी मंदिर का नाम लिया गया था।
इस टेम्पल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी यूनिकनेस ही ये है कि ये सर्कुलर शेप में है, और ऐसा माना जाता है कि भाई इसने पार्लियामेंट की डिजाइन को इंस्पायर किया है, लेकिन हमारे पास कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है इस चीज को साबित करने के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 64 योगिनी के अलावा इस पर्टिकुलर टेम्पल में हमें एक शिवलिंग भी मिलता है, और सेंट्रल श्राइन जैसा कि मैंने आपको बताया उसके अंदर हमारे पास एक शिवलिंग भी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये आर्टिकल हमें बताता है कि ये जो टेम्पल था इसको महाराजा देवपाल ने बनवाया था, जो कि कच्छापगत डायनेस्टी के हैं। और यहाँ पे जो डेट है इसके अंदर भी डिबेट है कि भाई ये किस टाइम पर बनाया गया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे, वैसे तो खजुराहो टेम्पल्स चांडिलास के अंडर बने हैं, लेकिन खजुराहो के अंदर एक नहीं बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो फर्दर अगर कोई टेम्पल का एडिशन हो रहा है तो वो कौन सी डायनेस्टीज में हो रहा है, इनको याद रखना भी काफी मुश्किल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इरिस्पेक्टिव, अभी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट वाज अ सर्कुलर टेम्पल विच वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छापगत डायनेस्टी, तो ये करेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, ये गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया में और भी सर्कुलर टेम्पल्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये जो टेम्पल है ये वैष्णव कल्ट को प्रमोट कर रहा है, ये गलत है स्टूडेंट्स, ये तांत्रिक कल्ट को प्रमोट कर रहा है, जिसमें भी हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि देवियों की, गॉडेसेस की पूजा हो रही है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू द पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। नाउ दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि इसमें वो स्पेक्यूलेटिव आर्ग्यूमेंट भी डाल दिया गया है। ऐसा नहीं बोला गया कि 100% ये टेम्पल जो है इसने इंस्पायर किया है पार्लियामेंट की बिल्डिंग को, वो स्पेक्यूलेशन का पॉइंट लेते हुए इसको डाला गया है। As a result, students, we can see that the first and fourth statement are correct, and therefore our final answer for this particular question is going to be option C. अगेन स्टूडेंट्स, टेम्पल का नाम तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ये ग्रेनाइट में बना हुआ है, तांत्रिक गॉडेसेस का है, ये सारी बातें मिल जाएंगी, लेकिन ये कच्छापगत डायनेस्टी ने बनाया था या फिर इसने पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इंस्पायर किया है, ये कंटेंट अपने को रूटीन बुक्स में नहीं मिलता है, इनफैक्ट रूटीन न्यूज़पेपर्स में भी नहीं कवर हुआ था, इसलिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन भी नहीं हो पा रही है। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट, अगर आपको ये भी पता है कि ये तांत्रिक गॉडेसेस का है, थर्ड से अगर आप बी और डी काट भी देते हैं तो भी आप 1 और 2 और 1 और 4 में फंस गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और डाइसी है तो नेगेटिव कराने से बेटर है कि हम आगे बढ़ जाएं और नेगेटिव ना करें। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2021। अगेन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये फिर से हमारा लिटरेचर से आया है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर से आया है। पिछले 2022 में हमने संगम लिटरेचर देखी है, 21 में भी फिर से लैंग्वेज और लिटरेचर का जो ब्रैकेट है उसमें से क्वेश्चन आया है, और ये संस्कृत लिटरेचर में से है हमारे पास में। बेसिकली हमारे को 3 लोगों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, भावभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर, और हमसे पूछा गया है कि भाई ये किस वजह से फेमस थे एंशियंट पीरियड में। स्टूडेंट्स, अगर आपने सीसीआरटी पढ़ी है या फिर अगर आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया रेफर करी है, लेट्स से अगर आप नितिन सिंघानिया रेफर कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये सारे नाम बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बेसिकली इसका आंसर है प्ले राइटर्स। तो ये क्या थे, संस्कृत ड्रामा राइटर्स थे। और आप देखेंगे कि जहां भी आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर का टॉपिक पढ़ने बैठेंगे, कौन से एंशियंट इंडिया के सबसे पॉपुलर ड्रामा राइटर्स हैं, जैसे कि कालिदास हो गए, उसके अलावा हमारे पास भास हो गए, भास के अलावा भावभूति बहुत पॉपुलर है। अगर इन दोनों का नाम भी नहीं मिलता तो भावभूति का नाम तो आपको पक्का मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनका नाम डेफिनेटली मिल जाएगा और इससे आंसर निकाला जा सकता है। इररिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट लाइन की बात करें कि भाई ये कहाँ से आया है, तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है कि भाई ये जो तीनों का इकट्ठा नाम आ रहा है ये हमारे पास रोमला थापर से आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी रोमला थापर पढ़ने बैठ जाएंगे, लेकिन हाँ, रोमला थापर के अंदर आपको कुछ ऐसे, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी के वीडियो में बताया था, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि स्लेवरी हो गया, ठीक है, इस तरह के जो टॉपिक्स हो गए इनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, इन किताबों से उनका कंटेंट निकाल सकते हैं, रेस्ट्रिक्टिव वे में इन किताबों को यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं रोमला थापर का चैप्टर नंबर 11 है फ्यूडलिज्म इन रीजनल स्टेट्स 800 से 1200, और इसके अंदर हम देखते हैं हमारे को स्पेसिफिकली इन ड्रामेटिस्ट्स का नाम बताया हुआ है। ये एक्सर्प्ट मैंने
रोमिला थापर से ही निकाला है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे को इस पीरियड के, अर्ली मिडिवल पीरियड के जो मेजर ड्रामेटिस्ट हैं, जो मेजर ड्रामा राइटर्स हैं, उनके नाम मिलते हैं। इसमें एक है हमारे पास विशाखा दत्त, जिन्होंने मुद्र राक्षसा लिखी है। ये मौर्यन पीरियड के ड्रामा राइटर थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनके प्लेस के बाद में हमारे पास जो मेजर प्ले राइटर्स आते हैं उसमें है भावभूति। भावभूति के बाद हम देखते हैं मुरारी, हस्तिमल्ल, राजशेखर और शेमेश्वर। ये लोग आते हैं जिन्होंने प्लेस लिखे थे। तो ये एक्सेप्ट हमारे को क्लियर कट मेजर प्ले राइटर्स के नाम बता रहा है। इसमें से स्टूडेंट स्पेसिफिकली अगर हम भावभूति की बात करें तो भावभूति, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। भावभूति जो है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर ड्रामा लिखा करते थे। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इनकी जो बेस्ट नोन किताबें हैं वो है महावीर चरिता, मालती माधव और उत्तर रामचरिता। ये किताब जो है इनकी, ये जो इनका ड्रामा लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से इनका नाम आपको फिर भी इधर उधर काफी देखने को मिल जाएगा। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है, दैट इज भावभूति, हस्तिमल्ल एंड शेमेश्वर आर व्हाट, दे आर प्ले राइट्स, एंड एज अ रिजल्ट अवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 2। लेवल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो लेवल इसका मीडियम है, क्योंकि आपको मेजर प्ले राइटर्स के नाम पता होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम लैंग्वेज एंड लिटरेचर बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक है। और उसके अंदर आपको वैदिक लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर में वैदिक लिटरेचर पता होनी चाहिए, एपिक्स पुराण के बारे में पता होनी चाहिए, और सेक्युलर लिटरेचर जो संस्कृत में लिखी गई है उसमें हमारे पास एकेडमिक लिटरेचर आती है, जैसे कि कौन सी साइंटिफिक किताबें हैं। उसके अलावा हमारे पास में लॉ की किताबें हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और या फिर किन किन ने ड्रामास लिखे थे उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट कुड नॉट हैव बीन एक्सपेक्टेड ऑल टुगेदर, हेंस विल कीप द लेवल एज मीडियम। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2021। इसके अंदर हमारे को 3 पेयर्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है वेदर दे आर करेक्टली मैच्ड और नॉट। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अगर लेवल की हम बात करें तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये। इसका कुछ पार्ट जो है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन जो इसका सेकंड पॉइंट है चंद्र केतुगढ़, ये आपको रूटीन बुक्स में नहीं मिलेगा, और इसी वजह से ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो बेसिकली हमारे पास में जो हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसके अंदर आप देखेंगे जो हमारा पहला ही चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसके अंदर हमारे को ये बताया जा रहा है कि भाई हड़प्पन्स जो हैं वो आइट साइड के जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स चल रहे थे उनमें से कहाँ से कॉपर प्रोक्योर करते थे। इसमें अगर आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बोला गया है कि भाई हड़प्पन्स जो है रॉ मटेरियल आसपास से मंगाते थे। फॉर इंस्टेंस जो हमारा खेतड़ी रीजन है राजस्थान का, वहां से कॉपर मंगाया जाता था। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये बताया जाता है कि भाई खेतड़ी रीजन जो है इसके अंदर गणेश्वर जोधपुरा कल्चर चल रहा था। तो ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर ही है जो कि नॉन हड़प्पन है, लेकिन यहां से हड़प्पन जो है कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब इस पॉइंट को जानने के बाद हमें समझ में आ गया कि भाई गणेश्वर जो है वहां से कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट सही हो गया। जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये हमारे को हमारी ओल्ड एनसीईआरटी से मिलता है, ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा। आर एस शर्मा के अंदर जो हमारा स्टोन एज वाला चैप्टर है उसके अंदर आप देखेंगे हमारे को बड़जाओम एक लोकेशन बता रखी है, और बड़जाओम जो है उसकी क्वालिटी ये है कि वहां पे लोग अंडरग्राउंड पिट्स में रहते थे। वहां पे जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड पिट्स में रहते थे, तो इसकी जो वेल नोन स्पेशलिटी है वो है अंडरग्राउंड पिट्स। इसको क्या है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा रीजनिंग से भी समझ सकते हैं। अगर आपको इतना भी पता है कि बड़जाहोम जो है वो हमारे पास में एक स्टोन एज की साइट है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टोन एज में तो रिलीजन डेवलप ही नहीं हुआ था, तो किस बात के श्राइन्स। ठीक है, अगर आपको इतना सा भी पता है कि बड़जाहोम इज अ प्लेस विच इज फ्रॉम स्टोन एज पीरियड, तो इतने से में हमें पता चल जाएगा कि भाई श्राइन्स तो बहुत ही लेट बने हैं, रिलीजन ही बहुत लेट आया है हमारे पास में, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट गलत हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स चंद्र केतुगढ़ का, ये बेसिकली इस साल में हमारे पास में एक आर्टिकल आया था, और उस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया था कि कैसे 12th सेंचुरी की एक नटराज की मूर्ति और उसके अलावा 2nd सेंचुरी का एक वेस है जो कि यूएस ने हैंड ओवर किया था इंडिया को, अलोंग विद 157 मोर एंटीक्स।
तो ये जो एंटीक्स हमारे को वापस दिए गए थे, उसके अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो एंटीक्स वापस मिले हैं वो चंद्रकेतुगढ़ के वेस्ट बंगाल के एरिया के थे, और ये एक बहुत प्रोमिनेंट साइट थी टेराकोटा आर्ट की। तो ये आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड है। बिसाइड स्टूडेंट्स अगेन हम देखेंगे फिर से हमें करंट अफेयर्स का एसोसिएशन मिल रहा है। तो अगर हम करंट अफेयर्स से अपडेटेड हैं तो हमारे को इस साइट के बारे में पता होता। अदरवाइज स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है काफी डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि रूटीन बुक्स में नहीं मिलता हमारे को चंद्रकेतुगढ़ का नाम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि चंद्रकेतुगढ़ किसके लिए पॉपुलर है, टेराकोटा आर्ट के लिए पॉपुलर है, जबकि बड़जाउम अपने अंडरग्राउंड पिट्स के लिए पॉपुलर था, ना कि श्राइन्स के लिए। इस वजह से स्टूडेंट सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमारे को इजीली मिल जाता है किताबों के अंदर। तो यहां से हम अपना आंसर निकालते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 2 and 3। तो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर से एसोसिएटेड है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आगे वाला अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये जो क्वेश्चन है, ऑल दो इसके अंदर जितनी भी जगहों के नाम लिए हुए हैं वो बहुत कॉमन है, ठीक है, वो बहुत कॉमन है, फिर भी इसका लेवल बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अजंता के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो अजंता की पेंटिंग्स देखेंगे, मैक्सिमम उसकी लोकेशन देख लेंगे कि भाई कौन सी स्टेट के अंदर पड़ रहा है, कौन सी सिटी के अंदर पड़ रहा है, ये देख लेंगे। सांची की अगर हम बात करेंगे तो हम ये याद रख लेंगे कि भाई सांची एमपी में है। अमरावती की बात करें तो हम याद रख लेंगे अमरावती आंध्रा में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और सबके सबके बारे में ये दिया हुआ है कि भाई कौन सी नदी से एसोसिएटेड है, ठीक है। इस वजह से जो नदियां हैं इनके आसपास में, जो नदियां बह रही हैं, इनकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम रूटीन बुक्स में ना तो ये कंटेंट होता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इनके बारे में पढ़ भी रहे हैं तो हम इनके अंदर क्या बना हुआ है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि वो कौन सी रिवर पे है। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक नॉर्मल इंसान स्किप करेगा, एंड दैट इज वाई इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था ऑल टुगेदर। इरिस्पेक्टिव अभी तो हमारे पास इसका कंटेंट है, तो हम इसको देख लेते हैं। अजंता की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अजंता औरंगाबाद के पास में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये जो पर्टिकुलर केव क्लस्टर है स्टूडेंट्स, ये बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। यहाँ पर हमारे को हिनायान और महायान की केव्स मिलती हैं। ये जो केव्स हैं स्टूडेंट्स, ये एक गॉर्ज में है, वाघोरा रिवर जो कि हॉर्स शू शेप में है वहां पे। तो वाघोरा रिवर जो है उसके गॉर्ज में पड़ता है अजंता। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपको नहीं मिलेगा रूटीन बुक्स के अंदर, इसलिए काफी डिफिकल्ट है। इसके आगे स्टूडेंट्स अगर हम सांची की बात करें तो सांची जो है इसके पास में जो रिवर पड़ती है वो है बेटवा। सांची की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो सांची स्तूप जो है ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, ये हमारा एमपी में पड़ता है, और यहाँ पे हमारे पास रिवर है बेटवा रिवर, उसमें उसके पास में है सांची स्तूप। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक केव्स का नाम है पांडुलेना केव्स। पांडुलेना केव्स अगेन आपको रूटीन सोर्सेज में इस केव का ही नाम नहीं मिलेगा ऑल टुगेदर। तो ये जो केव्स हैं स्टूडेंट्स बेसिकली ये लोकेटेड है एक रिवर, दैट इज गोमती रिवर, उसके पास में लोकेटेड है। और ये जो रिवर्स हैं स्टूडेंट, ये जो केव्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप देखेंगे हिनायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये फिर से उस साल के करंट अफेयर्स में आई थी, और आपको रूटीन सोर्सेज में ये नहीं मिलेगी, इसलिए ये पॉइंट तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे पांडुलेनी केव्स जो हैं ये नासिक के पास में पड़ती हैं, इसलिए इनको नासिक केव्स भी बोला जाता है। कभी कभी इनको तीर्थंकर लेनी या फिर पंच पांडव या फिर पांडव लेनी जैन केव्स भी बोला जाता है। लेकिन इस केव क्लस्टर की मेजॉरिटी केव्स जो हैं वो हिनायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारा लास्ट जो स्तूप का नाम लिया हुआ है वो है अमरावती स्तूप। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, और इसके पास में जो सबसे पास में रिवर पड़ती है वो है कृष्ण रिवर। एकदम उसके पास नहीं है, ये दूर है इससे, और गोदावरी नहीं है, कृष्णा रिवर है। तो अगेन स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम दोबारा अपने क्वेश्चन पर आए तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए सही है, दैट इज अजंता केव्स जो है वो वाघोरा रिवर के गॉर्ज पे पड़ती हैं। बाकी ये सब जो दिए हुए हैं ये गलत हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अजंता भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट जो है जनरली हम स्किप कर जाते हैं, और इसी वजह से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ने लायक क्वेश्चन है। नेगेटिव कराने से बेटर है इसको कंप्लीटली हम छोड़ दें। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें 3 टर्म दी हुई हैं और पूछा गया है कि भाई नीचे दिए गए ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसके साथ इनको एसोसिएट किया जा सकता है। जो 3 टर्म्स हमें दी गई हैं स्टूडेंट्स ये हैं हो, हल्बी एंड क्वी।
यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है कुई, ये आपको नितिन सिंघानिया में मिल जाएगी। ये टर्म जो है हमारे को नितिन सिंघानिया में मिल जाती है, कहाँ पे? लैंग्वेज और लिटरेचर वाले सेगमेंट के अंदर। तो बेसिकली अगर हम अपने देश की लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास दो मेजर लैंग्वेज ग्रुप हैं। एक तो हमारे पास है इंडो आर्यन और दूसरा है हमारे पास में द्रविडियन। इंडो आर्यन में कैसी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, और फिर उसके बाद जो हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे कि मराठी, पंजाबी, ये जो लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी, ये सब आपके इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर आ जाती हैं। द्रविडियन लैंग्वेजेस की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो चार मेजर द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स आप देखेंगे द्रविडियन लैंग्वेजेस जो हैं तीन सब ग्रुप्स में टूटी हुई हैं। इसमें हमारे पास एक नॉर्थ ग्रुप है, एक सेंट्रल ग्रुप है और एक साउथ ग्रुप है। इसमें जो सेंट्रल ग्रुप है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस आती हैं और उन ट्राइबल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है कुई। तो यहाँ पे आपको नितिन सिंघानिया में कुई का नाम स्पेसिफिकली मिल जाएगा। और इससे अगर आपने इतना ध्यान से इतना रिफाइन करके पढ़ा है और फॉर दैट मैटर अगर आप इसे रिटेन कर पाए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन अगर हम लेवल की बात करें तो ये मीडियम टू डिफिकल्ट में जाता है, क्योंकि इतनी जूम्ड इन इंफॉर्मेशन को रिटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान है तो ही करना है, वरना नेगेटिव नहीं करानी है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स इन लैंग्वेजेस की हम एक बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। सो बेसिकली हो जो लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। और इसकी बात करी जाए तो हो ट्राइब है हमारे पास में, कहाँ पे? बिहार में और उड़ीसा के अंदर। बिहार में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है और उड़ीसा के अंदर हमारा जो मयूरभंज का और कोंझर का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमारे को देखने को मिलती है। उसके अलावा हो ट्राइब जो है वो हमें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी देखने को मिलती है। मल्टीपल डायलेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स इसकी, इनमें दो मेजर डायलेक्ट्स हैं हमारे पास में, लोहारा और चाय बसा। तो ये दो हमारे पास में हो लैंग्वेज की डायलेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है बिहार में, और उड़ीसा में इसको उड़िया स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। हल्बी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर आती है और मध्य प्रदेश के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसको बोला जाता है। महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये लैंग्वेज यूज करी जाती है। अगेन स्टूडेंट्स क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स को ये क्रॉस कर रही है इसलिए इसकी मल्टीपल डायलेक्ट्स हैं। कुछ पॉपुलर डायलेक्ट्स हमारे पास में है बस्तरी, चंदरी, मेहारी, अदकुरी एटसेट्रा। कुई के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसका मेंशन हमें नितिन सिंघानिया में मिल जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है जिसको एक ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं जिन्हें कहते हैं हम कांधास। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फ्यूचर के लिए याद रख लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये उड़ीसा में बोली जाती है और उड़िया स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। इस इंफॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट्स दोबारा जब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं और इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल में है, फिर भी मैंने आपको इसमें से एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बता दिया है। नितिन सिंघानिया से मिलता है जब हम उसके द्रविडियन लैंग्वेजेस ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, वहां पे आपको कुई का नाम और बहुत सारी लैंग्वेजेस के बीच में कहीं पे स्क्वीज्ड हुआ मिल जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ईयर दैट इज 2020। 21 का अगर एक क्विक रिकैप लें तो हमारे पास लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में से दो क्वेश्चंस हैं, एक भावभूति का है, एक हस्तिमल्ला का है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन है। हाउएवर स्टूडेंट्स जो 64 योगिनी वाला क्वेश्चन था वो था काफी डिफिकल्ट। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे को हमारे एंशंट इंडिया के आर्टिफैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन मिला हुआ है, जो हमने डिस्कस किया था कि भाई हड़प्पा के पड़ोसी थे चालकोलिथिक कल्चर, गणेश्वर, जोधपुरा। इसको मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स में भी कवर किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन था। ओवरऑल अगर हम 2021 के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस का असेसमेंट करें तो सब मीडियम से डिफिकल्ट में है, इजी बहुत कम थे। लेकिन 2022 के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो बहुत ईजी थे। इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने तीसरे साल की तरफ आते हैं दैट इज 2020। और 2020 के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम बुद्धिज्म। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे को तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं बुद्धिज्म के और हमसे पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर आपने फटाफट इन स्टेटमेंट्स को रीड कर लिया होगा तो आप देखेंगे कि इसका जो लेवल है
वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रूटीन बुक्स के अंदर हमें जैनिज़्म बुद्धिज़्म जो है उसके सेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलते। लेकिन जब मैंने आपसे स्ट्रैटेजी का डिस्कशन किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करें तो हमें आइडिया हो जाता है कि भाई कौन से टॉपिक्स पे से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल के आ रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बार बार एम्फोसाइज करके बताया था कि जब हम जैनिज्म बुद्धिज्म की तैयारी करेंगे तो बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा और डेप्थ में इनकी तैयारी करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर टाइम एंड अगेन डीपर लेवल पर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बुद्धिज्म की सेक्ट के बारे में बात कर रहा है, जो मैंने आपसे अगेन क्रैश कोर्स में डिस्कस करी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट सेकंड और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स देखेंगे। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास बुद्धिज्म के तहत बुद्धा की डेथ होने के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स होते हैं। ये जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं इसमें जो सेकंड और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है इनके अंदर हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के जो लोग हैं, जो बुद्धिज्म के अनुयायी हैं, वो अपने ओपिनियंस के डिफरेंसेस की वजह से सेक्ट के अंदर टूट जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट में टूट जाते हैं। इसीलिए सेकंड और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये शिशुनाग डायनेस्टी के एक रूलर थे, काल अशोक, उनके अंडर हुआ था। और जो बुद्धिस्ट मंक इसको प्रिसाइड कर रहे थे उनका नाम था सबाकमी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट संघ है वो अपने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस की वजह से अपने बुद्धा की फिलॉसफी को लेके उनके ओपिनियंस में डिफरेंसेस हो गए, और इस वजह से हम देखते हैं कि ये 2 पार्ट में, 2 सेक्ट में टूट जाते हैं। दैट इज थेरावाडी या फिर स्थाविरावादिन्स, एंड द सेकेंड वन इज महासांघिक। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो थेरावाडी या फिर जो स्थाविरावादिन है वो ऑर्थोडॉक्स विनय पिटक जो है उसको फेवर करते हैं, जबकि महासांघिक जो है वो रूल्स के अंदर रिलैक्सेशन मांगते हैं। इसमें स्टूडेंट्स विनय पिटक क्या थी हमारे पास में, विनय पिटक के अंदर वो रूल्स लिखे हुए हैं जिनके अंदर डिफाइन किया गया है कि संघ के अंदर मंक्स और नन्स कैसे रहेंगे। सो रूल्स डिफाइनिंग हाउ the monks and nuns will live in the संघ, ये हमारे को विनय पिटक बताता है। यहाँ पे बुद्धा ने विनय पिटक के अंदर जो रूल्स डिफाइन किए थे कि भाई मंक और नन को कैसे रहना है, इसको अपहोल्ड किया थेरावाडी या स्थाविरावादिन्स ने, जबकि महासांघिक कहते हैं कि भाई बदलते समय को देखते हुए हमें इसके अंदर रिलैक्सेशन दे देना चाहिए। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है ओपिनियन का और ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं। थेरावाडीज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसको बुद्धिज्म का ओल्डेस्ट स्कूल मानते हैं और इसका मेन सेंटर है कश्मीर। उसी की जगह स्टूडेंट्स अगर हम महासांघिक्स की बात करें तो इनका मेन सेंटर था मगध। महासांघिक जो है स्टूडेंट्स ये फर्दर और सबसेक्ट में टूट जाते हैं, जिसमें जो सबसे मेजर सबसेक्ट हैं वो है एक व्यवहारिका, लोकोत्तरावादिन एंड कौकुटिका। तो ये अपने पास में 3 ऑफशूट्स हैं महासांघिक स्कूल की। आगे जाके स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो महासांघिक हैं ये प्लूरैलिटी ऑफ बुद्धास, और उसके अलावा हम देखते हैं कि ये बुद्धा की जो अर्थली एग्जिस्टेंस थी, जो ये धरती पर आते हैं, इसको ये एक अपैरिशन मानते हैं। अपैरिशन का मतलब ये होता है एक रेवलेशन। सो बेसिकली ये कहते हैं कि सिर्फ एक नहीं बहुत सारे बुद्धास थे, और उसमें से गौतम बुद्धा की जो अर्थली एग्जिस्टेंस है वो उनको एक ह्यूमन फॉर्म में लोगों के सामने रिवील कर रही है, बट इसके अलावा बहुत सारे बुद्धास रहे हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ये लोग जो हैं बुद्धा की डेइफिकेशन करने लगते हैं कि भाई बुद्धा जो है वो एक भगवान है और उनको डेटी के रूप में पूजा जाना चाहिए। इस फिलॉसफी के ऊपर ही काम करना शुरू करते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि महासांघिक्स जो हैं इनसे महायान बुद्धिज्म के बिलीव्स बहुत ज्यादा मिलते थे, जो कि फाइनली बुद्धा की ह्यूमन फॉर्म में मूर्तियां बनाने लगते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या है, 2 पार्ट में हम टूट गए हैं, थेरावाडी और महासांघिक। थेरावाडी क्यों टूट रहे हैं महासांघिक से, क्योंकि ये चाहते हैं कि विनय पिटक जैसा था वैसे के वैसे ऑब्जर्व हो, जबकि महासांघिक कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए।
उसके अलावा हमने देखा कि भाई महासांगिक के अंदर ये 3 ऑफशूट और आई हैं, और ये जो हैं प्लूरैलिटी ऑफ बुद्धा के अंदर बिलीव करते थे। और इसके अंदर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इनकी अर्थली एग्जिस्टेंस जो थी वो एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन हुआ है, एक अपैरिशन हुआ है इनके ह्यूमन फॉर्म के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हमारे पास में सेकंड के बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है। ये कश्मीर में हुआ था और इसको प्रिसाइड किया है कुषाण रूलर कनिष्क ने। और हम देखते हैं जो बुद्धिस्ट मंक इसको प्रिसाइड कर रहे हैं उनका नाम है वासुमित्र। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के तहत हम देख रहे हैं फर्दर फिर से दो विभाजन हो रहे हैं, फर्दर दो स्कूल में हम और टूट रहे हैं। थेरावादी या स्थाविरावादिन जो हैं, इनकी आइडियोलॉजी से बहुत सिमिलर जो नया स्कूल आता है उसका नाम है हिनायान। और महासांगिक्स के आइडियोलॉजी से मिलता जुलता जो हमारे पास दूसरा स्कूल आता है उनका नाम है महायान। तो हिनायान और महायान का विभाजन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है। इसमें हिनायान के अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो ये काफी ज्यादा थेरावाडीज से मिलती है, जबकि महासांगिक्स की फिलॉसफी महायान बुद्धिज्म के लोगों से मिलती है। इस इंफॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट्स अब हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि स्थाविरावादिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। ये गलत होगा। स्थाविरावादिन्स को हम थेरावाडी भी कहते हैं, और महायान बुद्धिज्म तो इस टाइम तक आया भी नहीं था, इनको ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि लोकोत्तरावादन वॉज एन ऑफ शूट ऑफ महासांगिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ये करेक्ट होगा, इसकी इंफॉर्मेशन हमने अभी अभी पढ़ी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट कहता है दैट द डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासांगिक्स फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म। ये करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने देखा है कि महासांगिक्स की जो फिलॉसफी है उसका महायान बुद्धिज्म पर इन्फ्लुएंस है। महासांगिक्स कहते थे कि बुद्धा एक नहीं बहुत सारे थे, और अर्थ पे जो उनकी लाइफ थी वो हमारे लिए एक रेवलेशन है। और उसके साथ साथ इन्होंने बुद्धा को डेइफाई करने की, उनको मूर्ति बनाने की उनकी बात करी थी। और ये जो चीज है फाइनली हम होते हुए देखते हैं महायान बुद्धिस्ट के अंदर, जो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट करना शुरू करेंगे और उनकी पूजा करना शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन बी। लेवल स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें आइडिया है कि भाई जैनिज्म बुद्धिज्म और डेप्थ में पढ़ना है, इनकी डिफरेंट सेक्ट और इनसे रिलेटेड डिफरेंट लिटरेचर और इनसे रिलेटेड डिफरेंट मंक्स जो हैं उनको हमें ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हैं, पर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें नॉर्मल से ज्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इनफैक्ट अभी हम 2020 के जितने भी क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे सारे के सारे जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हमने किया है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिकली हमको 3 पेयर दिए हुए हैं, 3 टर्म और उनके मीनिंग दिए हुए हैं, और हमसे पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इन टर्म्स और मीनिंग्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैच करके देखेंगे कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहली जो टर्म हमें दी हुई है वो है परिव्रजक। परिव्रजक क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक संस्कृत का टर्म है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज अ वॉन्डरर। ठीक है, जो कि एक वॉन्डरर है और इधर उधर घूमता रहता है, प्रोबेबली नॉलेज के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड टर्म है वो है श्रमणा। श्रवणा जो टर्म है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमें पहली बार वैदिक लिटरेचर में पता चलता है, लेकिन आप देखेंगे कि जैनिज्म बुद्धिज्म को क्या कहा जाता था? श्रमैणिक रिलीजन्स भी कहा जाता था। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब मैंने आपको जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था श्रमैणिक कौन होता है? हु अपहोल्ड्स दी असेटिक आइडियल। जो असेटिक आइडियल यानी कि मटीरियलिज्म से दूर असेटिक आइडियल को जो अपहोल्ड करते हैं, जैसे कि हमारे संत ऋषि मुनि होते थे, उस तरह की जो लाइफस्टाइल होती है उसको हम श्रमणा कहते हैं। तो यहाँ पे ये अर्ली वैदिक लिटरेचर की टर्म है जिसको एक एपिथेट यानी कि एक टाइटल की तरह यूज किया जाता था ऋषिज के लिए। आगे जाके स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो टर्म है ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए यूज होने लगी, क्योंकि जो बुद्धिस्ट और जैन मंक्स हैं ये श्रमणा आइडियल को अपहोल्ड करते थे और ये संतों की तरह रहा करते थे, मटेरियलिज्म के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं था। तीसरी जो टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है उपासक।
उपासक की अगर हम बात करें तो ये शब्द हमें संस्कृत और पाली दोनों लैंग्वेज के अंदर मिलता है और इसका सिंपल मतलब होता है अटेंडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स उपासक जो टर्म है जैनिज्म और बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे ये ले फॉलोवर्स के लिए यूज होती है। ले फॉलोवर्स का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो गृहस्थ आश्रम में हैं, कंप्लीटली जैनिज्म बुद्धिज्म के असेटिक आइडियल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धा में या महावीर में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये टाइटल फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म को ज्यादातर दिया जाता था, जो कि मंक या नन नहीं होते थे बल्कि ले फॉलोवर्स थे, रोजमर्रा के गृहस्थ आश्रम के नॉर्मल लोग थे और जो कि वाउज नहीं लिया करते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन के साथ अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है अपने पास परिव्रजक। परिव्रजक इज अ रिनंसिएंट और अ वॉन्डरर। ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है दैट श्रमणा इज अ प्रीस्ट विद हाई स्टेटस। ये गलत होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं श्रमणा कौन होते हैं। ये टाइटल, ये एक एपिथेट है जो कि सेंट्स के साथ में, मंक्स के साथ में एसोसिएट किया जाता था, जो कि असेटिक आइडियल को अपहोल्ड करते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है उपासक ले फॉलोवर होते हैं बुद्धिज्म के। ये करेक्ट है, हमने अभी अभी इसका डिस्कशन किया था। इसी वजह से स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर होगा 1 and 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो है क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। परिव्रजक और उपासक आपको रूटीन बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन श्रमैणिक, जो श्रमैणिक रिलीजन है, ये टर्म आपको जैनिज्म बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार मिल जाएगी और श्रमणा का मीनिंग आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ श्रमणा का मीनिंग भी पता है तो आप एलिमिनेशन के बेसिस पर भी अपने आंसर पे आ सकते हैं। एंड दैट इज वाई इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका जो लेवल है ये इजी टू मीडियम में जाता है। अगर आपको श्रमणा का मतलब पता है तो आप आराम से एलिमिनेशन करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और श्रमणा बहुत ही पॉपुलर टर्म है एंड दैट इज वाई स्टूडेंट्स इसका जो लेवल है वो इजी से मीडियम के बीच में रहेगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2020 और ये क्वेश्चन भी हमारा फिर से बुद्धिज्म से है। तो 2020 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 क्वेश्चन आपके बुद्धिज्म से आ गए। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जैनिज्म बुद्धिज्म, इसको हमें थोड़ा इन डेप्थ प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बुद्धिज्म से है। यहाँ पर हमारे को एक टर्म दी हुई है पारामिता, और हमसे पूछा गया है कि भाई नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इसमें से पारामिता की बेस्ट डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं पहले तो पारामिता का मीनिंग क्या होता है और फिर उसके बेसिस पर अपने आंसर पे आएंगे। पारामिता जो शब्द है स्टूडेंट्स, ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है और पारामिता का लिटरल मीनिंग होता है परफेक्शन। बुद्धिज्म के अंदर स्टूडेंट्स पारामिता जो शब्द है उसको किस लिए यूज किया जाता है, यहां पर हम देखते हैं कि पारामिता जो शब्द है वो उन क्वालिटीज के लिए, उन वर्च्यूज के लिए यूज किया जाता है जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए अगर उसको एनलाइटनमेंट चाहिए या फिर उसको बोधिसत्वा बनना है तो। दैट इज वाई स्टूडेंट्स एज पर बुद्धिज्म वी हैव अ पाथ which consists of perfecting certain qualities that will lead a pilgrim to become a sambuddha, that is the enlightened universal buddha or the bodhisattva। तो अगेन स्टूडेंट्स पारामितास क्या होते हैं, ये कुछ वर्च्यूज होती हैं या फिर ये कुछ परफेक्शंस होते हैं जो एक इंसान को अटेन करने पड़ते हैं, जिसके बाद में ही वो एनलाइटनमेंट पा सकता है। ये जो परफेक्शंस है स्टूडेंट्स, इनको सदर्न ट्रेडिशंस के अंदर हम कहते हैं परामीज, जबकि ईस्टर्न और नॉर्दर्न ट्रेडिशंस में इसको पारामिता बोला जाता था। 10 परफेक्शंस की बात करी गई है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास है जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एनर्जी, मेडिटेशन, विजडम, स्किलफुल मीन्स, रेजोल्यूशन, पावर एंड नॉलेज। तो जिनके अंदर ये वर्च्यूज हैं उनके लिए कहा जाता है कि इनके पास में पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू आप एनलाइटनमेंट अटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है वो कहता है कि द पाथ ऑफ बोधिसत्वा इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 6 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे बोधिसत्वा का जो पाथ है उसके तहत हमें 6 पैरामीटर्स के नाम बताए जाते हैं महायान बुद्धिज्म में, जिसमें पहला है दान पारामिता और इसका मतलब होता है टू कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ गिविंग। दूसरा है सिल पारामिता, जिसका मतलब होता है रेफ्रेनिंग फ्रॉम हार्म, यानी कि आपको नॉन वायलेंट होना चाहिए, अहिंसा में बिलीव करना चाहिए।
Next one is Shanti Paramita, that is the ability to not be perturbed or to not be disturbed by anything. तो हम जो रोजमर्रा की लाइफ के अंदर किसी और बात से परेशान होते रहते हैं और अपने मेन गोल पे ध्यान नहीं देते, अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए तो आप में एक शांति पारमिता होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है वीर्य पारमिता, दैट इज टू फाइंड जॉय इन व्हाट इज वर्चुअस, पॉजिटिव और होलसम। इसके अलावा ध्यान पारमिता, दैट इज नॉट टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। Apart from that, students, the last one is Prajna Paramita, which is the perfect discrimination of phenomena or the virtue related to wisdom. आपके अंदर वो perfect wisdom होना चाहिए जिससे कि आप हर situation को समझ पाएं। ये जो 6 पारामीटर्स हैं स्टूडेंट्स, अगर ये किसी में है तो वो बोधिसत्वा के पाथ पर चल के फाइनली अटेन कर सकता है एनलाइटनमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लास्ट वाले की बात करें, प्रज्ञ पारामिता, तो मैंने आपको एंशिएंट इंडिया के क्रैश कोर्स में बताया था कि हमारे पास एक डायनेस्टी थी, पाला डायनेस्टी, और पाला डायनेस्टी ने प्रज्ञ पारामिता का एक इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट बनवाया था, यानी कि पेंटिंग्स बनवाई थी जिसके तहत हमने प्रज्ञ पारामिता को दर्शाया है। तो अगर आपको इन सब में से कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ इतना से याद है कि प्रज्ञ पारमिता जो है ये एक किताब है जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, उस बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऑप्शंस में पहला ऑप्शन ये है कि इट वाज अ अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट, धर्मशास्त्र हिंदुइज्म से एसोसिएटेड है, इसलिए गलत है। दूसरा पॉइंट कहता है फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। अगेन स्टूडेंट्स ये स्पेक्युलेटिव है, इसके अंदर बहुत सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स आ सकते हैं, जैनिज्म के भी आ सकते हैं, आजीविकास भी आ सकते हैं, इसलिए गलत है। लास्ट पॉइंट कहता है पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है परफेक्शंस हुज अटेनमेंट विल लीड टू द पाथ ऑफ बोधिसत्व। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये ऑप्शन सही है, प्लस यही एक ऑप्शन है जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। तो अगर आपको पारमिता शब्द के बारे में और इतनी डेप्थ पता भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये याद है कि प्रज्ञ पारमिता सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड पेंटिंग है हमारी, जो कि पाला पीरियड के अंदर बनी थी, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन एनी केस स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन के लेवल की बात करी जाए तो ये मीडियम टू डिफिकल्ट है, क्योंकि ये पॉइंट याद रखना इतना आसान नहीं है। तो अगेन स्टूडेंट्स अगर हम बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करें, फिर से क्वेश्चंस जो हैं आ तो खूब सारे रहे हैं लेकिन आते बहुत डिफिकल्ट हैं, इसलिए हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत इन डेप्थ प्रेपरेशन करनी है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2019। स्टूडेंट्स 2019 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, दिस इज अबाउट अ रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हमें एक टर्म मिलती है रण्यो अशोक, यानी कि किंग अशोक, और हमसे पूछा गया है कि भाई ये जो स्कल्पचर है अशोक का, ये हमें नीचे दी गई कौन सी जगहों में से मिलता है। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आर्ट एंड कल्चर में करंट का पार्ट है। हमारे कुछ एक्सकवेशंस हुए थे, स्पेसिफिक एक्सकवेशंस हुए थे, और उसके तहत हम देखते हैं कि भाई इन एक्सकवेशंस के तहत ये पोर्ट्रेट हमारे को मिला था, ये स्कल्पचर हमारे को मिला था, और इसलिए अगेन आर्ट एंड कल्चर में करंट का रोल यहाँ पे हमें फिर से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे बेसिकली इन एक्सकवेशंस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास दो जगह हैं, एक है हमारे पास कनगनहल्ली और दूसरी है सन्नाती। तो ये दो जगह हैं, इन दो जगहों पर एक्सकवेशंस शुरू हुए। यहाँ पे अगर हम कनगनहल्ली की बात करें तो यहाँ पे जब एक्सकवेशन शुरू हुआ तो हमारे को बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें मिल गई। बेसिकली हमारे को एक ग्रेट महास्तूप मिल गया, और इस महास्तूप के अंदर हमारे को कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली जिनका नाम है अधलोक महाचैत्य। ठीक है, उन इंस्क्रिप्शन से हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो महास्तूप है इसका नाम है अधलोक महाचैत्य, यानी कि द ग्रेट स्तूप ऑफ द अंडरवर्ल्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे सबसे सिग्निफिकेंट जो इस एक्सकवेशन का यील्ड है, जो हमारे को सबसे सिग्निफिकेंट चीज मिली है, वो है एक स्टोन पिक्चर ऑफ एम्परर अशोक हु इज फ्लैंक्ड बाय हिज क्वींस एंड फीमेल अटेंडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है कि हमारे को पहली बार अशोक की एक पिक्चर मिल रही है, हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अशोक दिखते कैसे थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो इनका स्टोन पोर्ट्रेट है इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें इनका नाम लिखा है राय अशोक या फिर रण्यो अशोक। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? ब्राह्मी के अंदर हम देख रहे हैं, प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे दिस इज द ओनली सर्वाइविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अशोक, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू एक्सकवेशंस ऑफ द एरा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी कि यहाँ पर हमारे को 3 कंस्ट्रक्शन फेजेस मिल रहे हैं। कहाँ पे? कनकनहल्ली में हमारे को 3 फेजेस के अंदर कंस्ट्रक्शन मिल रहा है इस महास्तूप का। पहला कंस्ट्रक्शन मौर्यास के अंडर हुआ, दूसरा अर्ली सातवाहनास के अंडर हुआ, और तीसरा लेटर सातवाहनास के अंडर हुआ। अर्ली सातवाहनास और लेटर सातवाहनास के बीच में ब्रेक किसने किया था भाई? नहपान ने किया था। नहपान जो थे वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी के थे। एक बार के लिए इन्होंने क्या किया था? सातवाहनास को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया था, जो सिर्फ पठान के रीजन में सिमट कर रह गए थे। लेकिन इनके रिचेस को किसने रिस्टोर किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सब हमने अपने क्रैश कोर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने इस महास्तूप, ये जो महास्तूप है हमारे पास यहाँ पे अधलोक महाचैत्य, इसके अंदर 3 फेजेस में कंस्ट्रक्शन है, मौर्य, अर्ली सातवाहना, लेटर सातवाहना। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक अर्थक्वेक ने इस जो ये जो स्तूप है इसको डिमोलिश कर दिया। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स हमारे को और जो चीजें मिली हैं एक्सकवेशंस में, उसमें हमें मिले हैं 120 ड्रम स्लैब्स, जो कि धम्म चक्र और उसके अलावा बुद्धा के फर्स्ट सरमन, बोधि ट्री, इन सब से डेकोरेटेड हैं। विहार का कॉम्प्लेक्स मिला है। 10 बुद्धा के हमारे को इंस्क्राइब्ड स्कल्पचर्स मिले हैं, बुद्ध पद मिले हैं, आयक पिलर मिले हैं, अम्ब्रेला स्टोन्स मिले हैं, और इसके अलावा हमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इस पूरे आर्टिकल का डिस्कशन करने का आइडिया ये है कि भाई कनकनहल्ली और जो सन्नाटी एक्सकवेशन है ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज वाई नेचुरली अगर इतनी सारी चीजें डिस्कवर हुई है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आना बनता था। आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में काफी ज्यादा कवर हुआ था, एंड दैट इज वाई वी गॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आउट ऑफ इट, वेर इन इट वॉज सिंपली आस्क्ड कि भाई रण्य अशोक का जो स्कल्पचर है और एक स्टोन पोर्ट्रेट अशोक का हमारे को कहाँ से मिल रहा है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी कनकनहल्ली। Again, students, if we talk about the level of this particular question, as long as you're following few of the news articles of art and culture, then it is going to be medium. However, if you're not following it, then it's going to be a difficult one altogether. So it's a relative thing, provided that we are actually having a positive approach or not. Proceeding further, students, we have the next question from 2019. Now, this is something which is level wise it's a bit difficult question, because you know the content that we find here is not something that you will find in routine books. तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? हमसे बोला गया है कि भाई कल्याण मंडप एक नोटेबल फीचर है टेम्पल कंस्ट्रक्शन का, और ये नीचे दी गई कौन सी डायनेस्टीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लेवल मैंने डिफिकल्ट इसका इसलिए रखा है क्योंकि रूटीन बुक्स में हमारे को ये ठीक से देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लेकिन हमने जो क्रैश कोर्स एंड ऑल कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स के अंदर मैंने ये सारी जो पार्ट्स हैं इन सबको कवर किया है, तो आप उसमें डेफिनेटली इस टाइप के कंटेंट को कवर कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में हमने जो टेम्पल आर्किटेक्चर का वीडियो है उसके अंदर इसको कवर किया है फर्दर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो विजयनगर किंगडम होने वाला है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर में आप देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर के अंदर हमारे को बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए मिलते हैं। विजयनगर के बारे में हमने मिडिवल इंडिया में डिस्कशन किया था। 4 सक्सेसिव डायनेस्टीज थी हमारे पास, संगम, सलुवा, तुलुवा और अराविडु। इसमें से तुलुवा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कृष्णदेव रॉय आए थे, और कृष्णदेव रॉय के अंडर आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर लगभग सब कुछ फ्लरिश किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स विजयनगर की पहली कैपिटल क्या थी? हम्पी थी। हम्पी में हमारे को 3 अच्छे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। एक है विरूपक्ष टेम्पल हम्पी, एक है हजार रामा टेम्पल हम्पी, और तीसरा है हमारे पास में विट्ठल स्वामी टेम्पल। ये इनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं इनके आर्किटेक्चर के। अगेन इन सबको हमने टेम्पल आर्किटेक्चर का जो लेक्चर आएगा उसके अंदर कवर किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम विजयनगर टेम्पल्स की बात करें तो इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये इनके ऊपर बहुत सारा अमेलगमेशन है। बेसिकली बहुत सारे आस पड़ोस के जो एम्पायर्स हो गए उन सब का मिक्स करके इन्होंने बनाया है अपना टेम्पल। तो यहाँ पे हमारे को द्रविडियन इन्फ्लुएंस दिखेगा, पल्लव, चोला और पांड्या का। वेसर इन्फ्लुएंस दिखेगा चालुक्य, होयसाल डायनेस्टी का। और उसके अलावा क्योंकि मिडिवल इंडिया के अंदर है हमारे पास विजयनगर एम्पायर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी आ चुकी है, तो उसका अमेलगमेशन भी हमें इनके टेम्पल्स में देखने को मिलता है। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनके टेम्पल्स में पहली बार गेट के ऊपर गंगा और यमुना के स्कल्पचर लगाए गए थे। सो बेसिकली हमारे पास में जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं उनके अंदर हमें गंगा और यमुना के स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, जबकि साउथ इंडिया के टेम्पल के गेट के ऊपर हमारे को क्या देखने को मिलता है? हमें फियर्स लुकिंग
द्वारपाल देखने को मिलते हैं, बहुत ही खतरनाक दिखते हैं वो, तो दे लुक वेरी फियर्स ऑल टुगेदर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम गंगा और यमुना की बात करें तो ये फेमिनिन गॉडेसेस हैं, ठीक है। तो इनके जो स्कल्पचर हैं हमें नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में देखने को मिलते हैं, बट विजयनगर जो है इसने पहली बार अपने टेम्पल्स के अंदर गेट पर गंगा और यमुना के गॉडेसेस के स्कल्पचर्स लगाने शुरू किए। ये एक अनॉमली है, ये एक शुरुआत है, इसलिए ये पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप आगे के क्वेश्चंस के लिए याद रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई विजयनगर के जो टेम्पल्स हैं उनके अंदर कल्याण मंडप बनते थे। कल्याण मंडप की अगर हम बात करें तो कल्याण मंडप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम देखते हैं गर्भगृह, जहां पे टेम्पल डेटी जो डेटी है उनकी मूर्ति जो प्लेस होती है उसके सामने होता है कल्याण मंडप। कल्याण मंडप में क्या रहता है भाई, इसमें डिवाइन वेडिंग्स को सेलिब्रेट किया जाता है। डिवाइन वेडिंग्स किन की होती हैं, जैसे शिव पार्वती की हो गई, तो उस तरह से डिवाइन वेडिंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेसिफिक फीचर बनाया जाता है विजयनगर के टेम्पल्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं कल्याण मंडप। कल्याण मंडप की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारे पास, वो है हमारे पास एक लेपाक्षी टेम्पल जो विजयनगर रूलर्स के अंडर बना था, इसको वीरभद्र टेम्पल भी कहते हैं। इस टेम्पल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे को कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमारे जो हैंगिंग पिलर हैं, हैंगिंग पिलर हमारे को मिलते हैं, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। पिलर हैंग कर रहा है, उसके नीचे से आप एक पतला सा कपड़ा निकाल सकते हैं या एक पीस ऑफ पेपर निकाल सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर हमारे को एक इनकम्प्लीट कल्याण मंडप मिलता है, जो इस टेम्पल की ब्यूटी है। ऐसा माना जाता है लेपाक्षी टेम्पल जो है वो विजयनगर के रूलर जो हैं उनके मिनिस्टर्स ने उनसे बिना पूछे बनवाना शुरू कर दिया। फिर वो कोई बैटल से वापस आए, उन्होंने बोला अरे इतना पैसा क्यों लगा रहे हो मुझसे बिना पूछे। एज अ रिजल्ट इन्होंने कंस्ट्रक्शन बीच में रुकवा दिया, और इसी वजह से ये जो मंडप है ये आधा रह गया। लेकिन यहाँ पर हमारे को एक कल्याण मंडप का कॉन्सेप्ट लेपाक्षी टेम्पल पढ़ते हुए जरूर पता चलता है। अगेन स्टूडेंट्स रूटीन सोर्सेज में ये चीजें नहीं मिलती हैं, इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन एनी केस अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कल्याण मंडप जो है वो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स बनवाया करते थे, एंड हेंस आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं 2018 में। 2018 के बाद आप देखेंगे ट्रेंड बदल गया। 2019 ऑनवर्ड्स, 2019 से 2022 के अंदर अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये हमारी एंशियंट और मिडिवल की सोशल प्लस रिलीजियस हिस्ट्री से ज्यादा आता है, यानी कि इसका कंटेंट आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सीसीईआरटी में मिल जाएगा। उसके अलावा अपनी जो नई एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर की नई एनसीईआरटी कौन सी है, क्लास 11th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए ये वाले बुक्स जो हैं, ये वाले सोर्सेज ज्यादा हेल्पफुल है। 2018 और उससे पीछे की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 2018 और उससे पीछे की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, जिसमें हमारे पास मान लो हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट के अलावा इंडियन डांसेस हो गए, डांसेस के अलावा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो गया, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते थे। अब इनकी अगर हम बात करें तो इनकी कवरेज एक तो न्यूज़पेपर से होती है कि भाई न्यूज के अंदर आ रहे हैं कोई हैंडीक्राफ्ट्स, तो वो पॉपुलर हो गए। उसके अलावा इनको कवर करने के लिए हमारे को यूज करनी पड़ती है नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया, या फिर मान लीजिए आप जो भी कोचिंग में हैं और अगर आप प्रेप आईएएस से एसोसिएटेड हैं तो प्रेप आईएएस का अपना जो कंटेंट हो गया उसके अंदर भी हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर जो भी न्यूज आ रही है या अलग से आर्ट एंड कल्चर का जो मटेरियल हमें मिला, ये ट्रेंड 2018 तक ज्यादा था। आजकल क्या हो रहा है, 2019 से 22 में आप देखोगे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में टॉपिक्स एंशिएंट मिडिवल के ही आ रहे हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके अलावा सूफी भक्ति, ठीक है, उसके अलावा लैंग्वेज लिटरेचर, ये सब एनीवे एक इंट्रिंसिक पार्ट है जब हम एंशिएंट मिडिवल की हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे आर एस शर्मा या सतीश चंद्रा से। लेकिन हैंडीक्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, ये सब अपने रूटीन एनसीईआरटी वाले सोर्सेज में कवर नहीं होता। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स तो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में जो चीजें हाईलाइट हो रही है उनके ऊपर ध्यान देना होता है, वरना उसके अलावा अपनी कोचिंग का कंटेंट, अगर आप कोई कोचिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो नितिन सिंघानिया की किताब, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे को 3 टाइप के क्राफ्ट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि भाई ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। अगेन स्टूडेंट्स बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन है, इसलिए इसका लेवल हो गया एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, या तो आपको आता है या नहीं आता है। मेरे हिसाब से अगर नहीं आता है तो छोड़ देना है, नेगेटिव नहीं करानी है कभी भी,
ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पहले हमारे पास है पुट्टुकुली शॉल्स। पुट्टुकुली शॉल्स की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु में बनता है ये क्राफ्ट। और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देखते हैं ट्राइब का नाम इससे एसोसिएटेड है, टोडास। तो ये टोडास जो है ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में रहते हैं और ये पुट्टुकुली शॉल्स को बनाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है सुजनी एम्ब्रॉयडरी। सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है ये बिहार के स्टेट में बनती है और स्पेसिफिकली हमारे पास एक भुसुरा विलेज है बिहार के अंदर, यहाँ पर हम देखते हैं सुजनी एम्ब्रॉयडरी बन रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है उपाड़ा जमदनी साड़ीज। ये जो साड़ी हैं ये आंध्र प्रदेश के स्टेट को बिलोंग करती हैं और यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देखेंगे ईस्ट गोदावरी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश में, वहां पे ये सिल्क की साड़ी बनती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो आती है या नहीं आती है, इसलिए। और इसमें हम एलिमिनेशन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपको नहीं है, लेट्स से एक या दो पता है तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, अगर नहीं पता है तो एलिमिनेशन भी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि हमने डिस्कस किया भाई, पुटुकुली शॉल्स कहाँ से है हमारे पास में, पुटुकुली तमिलनाडु से है। सुजनी की बात करें तो सुजनी हमारे पास बिहार से है। उसके अलावा उपाड़ा जमदनी साड़ीज की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट सही हुआ, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगेन स्टूडेंट्स ये ट्रेंड जो है 2019 से बदल गया है, कम क्वेश्चंस आते हैं क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक, डांस के ऊपर कम क्वेश्चंस आते हैं ऑल टुगेदर। लेकिन हमारी 5 साल की जो साइकिल है वो पूरी हो गई है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये टॉपिक्स दोबारा से घूम के आए, बिकॉज यूपीएससी इज वेरी साइक्लिकल इन नेचर। कुछ टॉपिक्स होते हैं 4-5 साल आते ही नहीं है, फिर एकदम से वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगी स्टूडेंट्स, जब हम आर्ट एंड कल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी कवरेज करेंगे। हम साल भर की तैयारी लेकर चलते हैं, अभी तो आप रिवीजन कर रहे होंगे आई एम श्योर, लेकिन जब हम साल भर की तैयारी लेकर चलते हैं तो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये टॉपिक आता है तो बस यही तैयार करूंगा या करूंगी। हमेशा एक बार को होलिस्टिक प्रिपरेशन करी जाती है, फिर उसमें से रिवीजन के टाइम सिलेक्टिव हुआ जाता है कि भाई पहले इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस हियर, यू विल हैव टू स्टडी ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द सिलेबस। Proceeding further, students, we have the next question from 2018. As I had told you, in 2018 the trend was quite different. This question is from classical music. इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ कवर होते हैं, आपकी सीसीआरटी हो गई, सीसीआरटी के अलावा आपकी नितिन सिंघानिया हो गई। तो इनके अंदर आप देखेंगे इस तरह के टॉपिक्स जो अपने रूटीन सोर्सेज है उनमें कवर होते हैं। बाकी अगर हम कोई कोचिंग फॉलो कर रहे हैं तो वो तो आपको सारा मटेरियल बना के देंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सीसीआरटी के अंदर हमारे पास म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेट्री, इस टाइप के जो टॉपिक्स है वहां पर कवर हो जाते हैं। सीसीआरटी की जो मैगजीन है गवर्नमेंट छापता है, ये ccrt.gov.in जो गवर्नमेंट छापता है वो हमारे लिए एनीवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों के कंपैरिजन में। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से है, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कार्नेटिक म्यूजिक जो है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक 2 पार्ट में टूटता है। इसके अंदर हमारे पास है एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक और उसके अलावा हमारे पास है कार्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक की अगर हम बात करें, कार्नेटिक म्यूजिक की पहले बात करते हैं। साउथ इंडिया के अंदर जो क्लासिकल म्यूजिक है उसे कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं, और बाकी पूरे इंडिया के लिए लगता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है कार्नेटिक म्यूजिक से है, और कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड जो हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज हैं उनके ऊपर ये सवाल है। तो पहले कंटेंट का डिस्कशन करते हैं और फिर वापस आएंगे और क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कर्नेटिक म्यूजिक की बात करें तो इंडिया के अंदर क्लासिकल म्यूजिक जो है उसका डिस्टिंक्शन अप्रोक्सीमेटली 14th सेंचुरी में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 14th सेंचुरी से पहले जो म्यूजिक था वो पूरी कंट्री का सेम था, लेकिन 14th सेंचुरी में हमारा डिवीजन हो गया बिटवीन कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल। कार्नेटिक म्यूजिक जो कि 14th सेंचुरी के बाद शुरू हो रहा है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पुरंदर दास। पुरंदर दास की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इनको कार्नेटिक संगीत पितामह भी माना जाता है, यानी कि एक तरह से फाउंडर थे कार्नेटिक म्यूजिक के। इन्होंने स्टूडेंट्स मेजर जो कंट्रीब्यूशन किया है वो ये है कि इन्होंने एक स्केल जिसको हम कहते हैं मालवागोला स्केल इंट्रोड्यूस करी थी। स्केल जो होती है स्टूडेंट्स ये राग बनाने में हमारे को हेल्प करती है। राग का मतलब होता है मेलोडी या फिर ट्यून, तो ट्यून बनाने के लिए हेल्प करती हैं स्केल्स। और यहाँ पे पुरंदर दास जो है इन्होंने एक स्केल इंट्रोड्यूस करी है जिसे हम कहते हैं मालवागोला स्केल। पुरंदर दास के बाद हमारे पास एक सेंट आते हैं जिनका नाम है अन्नमाचार्य।
अन्नमाचार्य की अगर हम बात करें तो एक तो इन्होंने संकीर्तनों का कंपोजिशन किया है, और उसके अलावा ये जो संकीर्तन करते थे, ये जो संकीर्तन बनाते थे और गाते थे, ये विष्णु भगवान के एक फॉर्म है वेंकटेश्वर, जिनकी साउथ इंडिया में ज्यादा पूजा होती है, उनकी प्रेज में ये गाया करते थे। अन्नमाचार्य के बाद हमारे पास है वेंकटमही। वेंकटमही की बात करें तो इन्होंने 72 मेलाकर्तास बनाई है। मेलाकर्ता का मतलब भी अगेन स्केल ही होता है, और स्केल किस चीज के लिए यूज होती है? राग बनाने के लिए यूज होती है। तो इन्होंने जो ये 72 स्केल्स बनाई थी स्टूडेंट्स, इनको इन्होंने अपनी किताब में लिखा था जिसका नाम है चतुर्दंडी प्रकाशिका। ये जो स्केल्स हैं इनको आगे जाके कार्नेटिक म्यूजिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन आते हैं त्यागराजा, वो यूज करते हैं नई बहुत सारी राग इन्वेंट करने के लिए। इन तीनों के बाद में स्टूडेंट्स हमारी कार्नेटिक म्यूजिक का सबसे गोल्डन फेज आता है, जिसके अंदर कार्नेटिक म्यूजिक की ट्रिनिटी आती है, यानी कि तीन हमारे पास ऐसे म्यूजिशियंस आते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। ये तीन है स्टूडेंट्स, त्यागराजा, मुत्थुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री। और ये तीनों के तीनों कहां पर अपना म्यूजिक कंपोज कर रहे थे? तिरुवरुर में अपना म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। टाइम पीरियड क्या है हमारा? 1715 से 1850। तो 18 से 19 सेंचुरी के बीच में कार्नेटिक म्यूजिक में एक ट्रिनिटी आती है, तीन ऐसे म्यूजिशियन आते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, वो है त्यागराजा, मुत्थुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं त्यागराजा की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारी डिवोशनल कॉम्पोजिशंस बनाई थी राम भगवान के प्रेज में। मुत्थुस्वामी दीक्षितर की खासियत ये है कि ये जो भी कंपोजिशंस बनाते थे उनके आगे एक पेन नेम लिखते थे जिसको हम कहते हैं गुरु गुहा। पेन नेम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सिग्नेचर नेम होता है हमारा। जरूरी नहीं है आर्टिस्ट अपनी कॉम्पोजिशन पे अपना खुद का नाम लिखे, तो वो अपना एक पेन नेम बना लेते हैं, एक पॉपुलर नेम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुत्थुस्वामी दीक्षितर का पॉपुलर नेम क्या है? गुरु गुहा। श्याम शास्त्री की अगर हम बात करें तो श्याम शास्त्री इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा पुराने हैं, यानी इनसे पहले आ चुके हैं। ये जो हैं अपनी कॉम्पोजिशंस गॉडेस कामाक्षी की प्रेज के अंदर बनाया करते थे। देवी कल्ट कम देखने को मिलता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना है। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जिस टाइम पे इंडिया कार्नेटिक म्यूजिक में अपनी ट्रिनिटी फेस कर रहा है, अपनी ट्रिनिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी टाइम पे हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर भी जो यूरोपियन क्लासिकल म्यूजिक है वहां पे हम देखते हैं इनकी ट्रिनिटी आई थी इन द नेम ऑफ बीथोवन, मोजार्ट एंड हेडन। इनके अलावा हमारे पास एक और पॉपुलर कॉम्पोजिशन करने वाले म्यूजिशियन हैं जो कि अगेन हमारी जो ट्रिनिटी है कार्नेटिक म्यूजिक की उनके कंटेम्प्ररी हैं, दैट इज वैगनर। तो आगे जाके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तीनों किनके कंटेम्प्ररी थे? तो ये बीथोवन, मोजार्ट, हेडन और वैगनर के कंटेम्प्ररी थे। चलिए स्टूडेंट्स, इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्लासिकल म्यूजिक को लेके, कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक को लेके, और हमसे पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन से करेक्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि त्यागराजा की जो कृतिज हैं, त्यागराजा के जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, दे आर इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। Why? Because we have just seen that Tyagaraja's kritis are in the praise of Lord Ram and not Krishna, and because of this, this statement is going to be incorrect. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि त्यागराज ने बहुत सारी नई राग बनाई थी। ये स्टूडेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि वेंकटमही ने क्या बनाया था? वेंकटमही ने हमारे पास में 72 मेलाकर्तास यानी कि 72 स्केल्स बनाई हैं, और स्केल किस कैसे यूज होती है? राग बनाने में यूज होती है, और इन स्केल्स को त्यागराज ने यूज किया और बहुत सारी नई राग बना दी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अन्नमाचार्य और त्यागराजा जो हैं कंटेम्प्ररी हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अन्नमाचार्य 15th सेंचुरी में थे, जबकि त्यागराज जो हैं ये 18th से 19th सेंचुरी के बीच में म्यूजिकल कॉम्पोजिशन कर रहे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि अन्नमाचार्य के जो कीर्तन्स और डिवोशनल सॉन्ग्स थे दे वर इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। वेंकटेश्वर अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, और यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही हैं, और इसीलिए हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके लेवल की भी बात करते हैं। लेवल जो है स्टूडेंट्स इसका एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, कारण हमारे पास त्यागराजा का जो इन्फॉर्मेशन है ये आराम से सीसीआरटी नितिन सिंघानिया में मिल जाएगा, लेकिन अन्नमाचार्य जो हैं इनको 2018 में आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर्स में कवर किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स में हिंदू के अंदर हमारे पास एक आर्टिकल आया था अन्नमाचार्य पे। तो अगेन स्टूडेंट्स मैंने आपको हर साल में एक चीज बताई है, टॉपिक्स बदलते रहेंगे लेकिन करंट अफेयर्स की एसोसिएशन आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज्यादा होती है।
तो यहाँ पे हमारे को आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई अलग से पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अपनी एनुअल कंपाइलेशन आती है आर्ट एंड कल्चर की, उसको हम एग्जाम से 3-4 महीने पहले लेके बैठ जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर में से पूरे साल के अंदर बेयरली 20-25 न्यूज आती हैं। 20-25 आर्टिकल्स को अगर आप ठीक से एक दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक ही दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे को बहुत ज्यादा कोई अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है इसके लिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो हमारी एनुअल कंपाइलेशन आती है, जैसे प्रेप आईएएस के एंड में एनुअल कंपाइलेशन आएगी, उसको यूज करें, उसमें से आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक निकालें। ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 न्यूज होती हैं, उनको हम कवर करेंगे और उससे हमारा कंटेंट पूरा हो जाएगा। Let's proceed further to the next question, students. It is again from 2018 and this question is from Jainism. तो यहाँ पे आंसर ही बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जैनिज्म बुद्धिज्म से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और सेक्ट रिलेटेड आते हैं। हमने जब एंशिएंट का क्रैश कोर्स किया था उसमें मैंने आपको जैनिज्म की सबसेक्ट्स बताई हैं और वहीं से ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमें यहाँ पे एक टर्म दी गई है स्थानक अवासी करके, और हमसे पूछा गया है कि भाई नीचे दिए गए ये जो रिलीजन है इनमें से किस में से ये सेक्ट बिलोंग करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जैनिज्म जो है इसकी 2 मेजर सेक्ट हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत यानी कि सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर हु हैव डिस्कार्डेड क्लोथ्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस एज गिवन बाय महावीर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स श्वेतांबर जो है ये मगध रीजन के अंदर थे, जबकि अगर हम दिगंबर की बात करें तो ये श्रवण बेलगोल कर्नाटका वाले रीजन के अंदर ज्यादा पॉपुलर थे। Shwetambars rose under the guidance of Sthalbahu, whereas the Digambars rose under the guidance of Bhadrabahu. यहाँ पे स्टूडेंट श्वेतांबर की अगर हम बात करें तो इनकी 2 सबसेक्ट टूटती हैं आगे जाके, स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। जबकि अगर हम दिगंबर्स की बात करें तो दिगंबर्स जो हैं ये आगे जाके 2 मेन ऑर्डर में टूटते हैं, दैट इज मूल संघ एंड कष्ट संघ। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल जाता है कि भाई स्थानकवासी जो टर्म है इट इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म एंड हेंस आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब यहाँ पे रियल बात आती है लेवल की। लेवल की बात करें तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो छोड़ना है, क्योंकि कोई भी तुक्का इसमें मारा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि अभी तक इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, इतना डिस्कशन जैनिज्म बुद्धिज्म का कर लिया, तो हमें पता है कि प्रेपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए। और प्रेपरेशन के अंदर एडेड नॉलेज हम किस चीज की रखेंगे, सेक्ट, स्कॉलर्स और बुक्स। ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ज्यादा रिसर्च करनी है। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हमें पता ही है कि भाई जैनिज्म बुद्धिज्म से डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्यों ना पहले से तैयारी कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी की जो कवरेज है वो इनके लिए इनफ नहीं है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2018। नाउ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज फ्रॉम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। This is from Indo-Islamic architecture, but within that there is a subcategory of Bada Imambara and Rumi Darwaza, which is a part of Lucknow's architecture. और इसको हम प्रोविंशियल डायनेस्टीज के अंदर भी नहीं पढ़ते हैं, यानी कि आपके रूटीन सोर्सेज में कहीं भी नहीं कवर होने वाला है। उसी वजह से ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल जो है ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला पार्ट बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, ये सब तो हम क्या है अकबर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आ ही जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत इजी है। लेकिन सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है बड़ा इमामबाड़ा वाला, रूमी दरवाजा वाला, ये आपको जनरली कोई किताब में नहीं मिलेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हमारे पास में एक ऑथर है, उनका नाम है राणा सफवी। हमारे पास में ऑथर है राणा सफवी। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे राणा सफवी जो है उनका द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था 2018 में। ठीक है, हमारे पास 2018, जैसा कि आप डेट देख सकते हैं, हमारे पास 2018 में इनका एक आर्टिकल आया था एंड इट इज related to Bada Imambara. In that context, students, I have told you that this lady is very popular for writing about Islamic architecture. तो आपके पास हिंदू और एक्सप्रेस में अगर इनका आर्टिकल आता है, सब छोड़ के पहले ये पढ़ लो, क्योंकि इनके आर्टिकल्स में से क्वेश्चंस आने का लाइकलीहुड होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अगेन एक पार्ट तो इसका हमारे पास स्टैटिक पोर्शन से आया है, पर एक जो सेंटेंस आया है, एक स्टेटमेंट जो आया है, ये हमारा करंट से है। और अगेन अगर हम करंट पढ़ रहे हैं तो ही हमारे को फायदा होता है, वरना हमारे पास बहुत सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं आर्ट एंड कल्चर में।
पहला जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये बुलंद दरवाजा के कॉन्टेक्स्ट में है, तो पहले बुलंद दरवाजा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है। ये एक सिटी थी जो कि अकबर ने बनवाई थी अपनी रेन में। फतेहपुर सीकरी के अंदर स्टूडेंट्स बुलंद दरवाजा को क्यों ऐड कराया गया था? क्योंकि गुजरात जो है उसको कैप्चर कर लिया था अकबर ने सक्सेसफुली, और इस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने एक विक्ट्री गेट बनवाया जिसे हम कहते हैं बुलंद दरवाजा। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की ही अगर हम टोटल बात करें तो फतेहपुर सीकरी के अंदर सबसे ज्यादा यूज हुआ है रेड सैंडस्टोन। काफी जगहों पे हम देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड, हमारे पास में लिमिटेड यूज है मार्बल का। और उसके अलावा ऑर्नामेंटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे को मिलती है रिस्ट्रिक्टेड ऑर्नामेंटेशन इन द बिल्डिंग्स ऑफ अकबर एट आगरा इंक्लूडिंग फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं रेड सैंडस्टोन है, स्टोन कार्विंग है, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड यूज है व्हाइट मार्बल का, हर जगह नहीं है, कई कई जगहों पर मार्बल का यूज हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो मार्बल की स्लैब्स हैं इनको आगे ब्यूटिफाई कैसे किया जा रहा है, इनके अंदर हम कुरान की आयतें जो हैं, कुरान के जो वर्सेस हैं उनको लिख रहे हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये सारी चीजें हमारे को मॉस्क के अंदर, बुलंद दरवाजा, इन सब के अंदर देखने को मिलती हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सीकरी। दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि अकबर की जो ओवरऑल सारी बिल्डिंग्स है उसमें आपको रेड सैंडस्टोन प्लस मार्बल का यूज मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास में स्टेटमेंट है वो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा पर है। इनकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल कहाँ से आया है और आर्टिकल को लिखा किसने है। सबसे अच्छा पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि अपना अगर आर्टिकल मिस भी हो जाता है तो रना सफी जो है इनका इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए आप। She keeps on writing about the various places that she is visiting, and in that context she is fond of architecture and she writes about architectural history, and she writes beautifully students. So in that context you can follow her, and ऐसे ही scroll करते करते we sometimes look at whatever new places she has visited. For instance, her recent post is from City Palace Jaipur. ठीक है, तो मान लीजिए कि कभी इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कोई क्वेश्चन आए तो हम अपने फ्री टाइम में, जब भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया जब स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो कंटेंट भी आना चाहिए सामने वो ऐसे फालतू चीजों का नहीं होना चाहिए, उसके अंदर भी हमारे को कोई हेल्प ही मिल जानी चाहिए ऑल टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने बड़ा इमामबाड़ा इनके इसके ऊपर आर्टिकल लिखा। बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जो है स्टूडेंट्स ये नवाबी आर्किटेक्चर को बिलोंग करते हैं, और दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे हमारे को? लखनऊ के अंदर मिलते हैं। जिस रूलर ने इनको बनवाया है स्टूडेंट्स उनका नाम है असफुद्दौला। असफुद्दौला ने अपनी कैपिटल जो है फैजाबाद से लखनऊ की तरफ शिफ्ट कर ली थी, और उसके तहत इन्होंने बनवाया बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा। बड़ा इमामबाड़ा में, इमामबाड़ा क्या होता है? बेसिकली इमामबाड़ा एक कॉन्ग्रीगेशनल असेंबली की जगह है, यानी कि वो जगह जहाँ पे पब्लिक असेंबल होती है। और क्यों असेंबल होती है? टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइसेस ऑफ इमाम हुसैन। इमाम हुसैन कौन है? ये प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे जिनकी डेथ हो गई थी इन द बैटल ऑफ करबाला, जो कि इन्होंने सीरिया के रूलर के अगेंस्ट लड़ा था जिनका नाम है यजीद। तो यहाँ पे इमामबाड़ा क्या है? स्पेसिफिकली रिस्पेक्ट पे करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं इमाम हुसैन को, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे लखनऊ के अंदर क्या है, हमारे को स्टोन नहीं मिलता। ठीक है, देर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन ऑल टुगेदर, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मुगल आर्किटेक्चर से बहुत अलग है। इंस्टेड हम क्या यूज कर रहे हैं? हम ब्रिक, लाइम एंड प्लास्टर यूज कर रहे हैं एज अपोज टू स्टोन एंड मार्बल। तो हमारे को स्टोन और मार्बल नहीं देखने को मिलती है लखनऊ के आर्किटेक्चर में। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हम इंस्टेड क्या यूज कर रहे हैं? हम इंस्टेड यूज कर रहे हैं ब्रिक, लाइम, प्लास्टर। और ब्रिक, लाइम, प्लास्टर के अलावा ऑर्नामेंटेशन जो हो रही है, मार्बल तो है नहीं, इसलिए हम ऑर्नामेंटेशन कैसे कर रहे हैं? स्टको से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और स्टको की ऑर्नामेंटेशन भी इक्वली ब्यूटीफुल दिखती है। चलिए स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन के साथ वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रेड सैंडस्टोन और मार्बल यूज हुई थी बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा में एट लखनऊ। ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं स्टोन और मार्बल की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है, और इस वजह से हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं ब्रिक, लाइम, प्लास्टर, और उसके अलावा हम क्या यूज कर रहे हैं? हम स्टको की ऑर्नामेंटेशन यूज कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। Now here students again
When you talk about the level, it's extremely difficult. Why? Because you have to scoop out these articles. But here I have already given you a direction कि भाई किसको फॉलो करना है. राना सफवी को फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के ऊपर वो लिखती हैं, इधर उधर इंडिया में वो ट्रैवल करती ही रहती हैं और वो आपको अलग अलग आर्किटेक्चर के बारे में अपने इंस्टाग्राम पे भी बताती हैं. वरना उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल्स को स्कूप आउट करना पड़ेगा. न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से ही आएंगे, लेकिन उनका कंटेंट जो है वो हमारे को इन जगहों से भी मिल सकता है. इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2018. ये क्वेश्चन हमारा बुद्धिज्म से है. जैनिज्म और बुद्धिज्म से एक नहीं दो क्वेश्चन आते हैं आराम से. ठीक है, एक से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आजकल हमारे पास जैनिज्म बुद्धिज्म से. ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली बोधिसत्वा के कॉन्सेप्ट पे है और लेवल की अगर हम बात करें तो फिर से बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म से आसान क्वेश्चन आते ही नहीं, इसलिए हमारे को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि ये नीचे दिए गए जो बोधिसत्वास हैं इनमें से किसको फ्यूचर बुद्धा माना जाता है. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स मैंने आपको जब जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ाया है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि बोधिसत्वा कौन होता है. बोधिसत्वा वो होता है जो कि अपनी एनलाइटनमेंट को रोक के एक बार के लिए दूसरों की मदद करता है. यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के तहत मैंने आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई है ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास इन बुद्धिज्म. मैत्रेय है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास, और मैत्रेय जो है ये बुद्धा की एक्टिविटी को पर्सोनिफाई करते हैं. सो बेसिकली हर बोधिसत्व जो है वो बुद्धा की कोई ना कोई क्वालिटी को पर्सोनिफाई करता है. तो यहाँ पर मैत्रेय जो है ये बुद्धा की एक्टिविटी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं. और महायान और थेरावाड बुद्धिज्म की अगर बिलीव्स को माना जाए तो मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा माना जाता है. मैत्रेय के अलावा स्टूडेंट्स ये कुछ और बोधिसत्वास भी, मैंने आंसर तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आ गया है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास 3 और बोधिसत्वाएं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, तो इनका डिस्कशन भी कर लेते हैं. एक स्टूडेंट्स है हमारे पास वज्रपनी. ये बुद्धा की कौन सी क्वालिटी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं? ये उनकी पावर या कैपेसिटी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वज्रपनी जो है ही इज कंसिडर्ड एज वन डेटी अमंग्स द 3 प्रोटेक्टिव डेटीज हु सराउंड बुद्धा. उसमें जो बचे हुए 2 हैं उसमें एक है मंजूश्री और अवलोकितेश्वर और तीसरे हैं वज्रपनी. इसीलिए मैंने इस ट्रिनिटी को यहाँ पर आपके लिए कंसिडर किया है. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे दूसरे जो डेटी हैं जो बुद्धा के अराउंड प्रोटेक्टिव डेटी की तरह खड़े रहते हैं वो कौन है? अवलोकितेश्वर. अवलोकितेश्वर बुद्धा की कौन सी क्वालिटी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं? इनके कंपैशन को पर्सोनिफाई कर रहे हैं. महायान बुद्धिज्म में अवलोकितेश्वर की बहुत ज्यादा पूजा होती है. और उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे थेरावाड बुद्धिज्म जो है वहां पर भी इनकी पूजा होती है इन द नेम ऑफ लोकेश्वर. तीसरे जो प्रोटेक्टिव डेटी है हमारे पास में बुद्धिज्म के, बुद्धा के साथ जो खड़े रहते हैं उनका नाम है मंजूश्री. और ये बुद्धा की कौन सी क्वालिटी को पर्सोनिफाई करते हैं? ये बुद्धा के विजडम को पर्सोनिफाई करते हैं. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एडेड इंफॉर्मेशन है, इसको आप कहीं पर लिख के रख लेंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कि भाई फ्यूचर बुद्धा कौन होने वाले हैं. आंसर हमारे पास है दिस इज गोइंग टू बी मैत्रेय एंड हेंस आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी. यहां पर स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताती हूं, और जो ये लोकेश्वर है इसका पूरा नाम है लोकेश्वर पद्मपनी. इसको हम बोलते हैं लोकेश्वर पद्मपनी. तो अवलोकितेश्वर को और क्या कहा जाता है? लोकेश्वर पद्मपनी. तो यहाँ पे ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये तो सेम ही है. ठीक है, ये सेम है ऑल टुगेदर. इनफैक्ट तीसरा भी सेम है क्योंकि अवलोकितेश्वर को ही लोकेश्वर पद्मपनी बोला जाता है. इसलिए हमारे पास अगर ये इंफॉर्मेशन है तो भी हम कट करके मैत्रेय पर आ सकते हैं. इसी के साथ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2018 एंड दिस इज आल्सो योर लास्ट क्वेश्चन. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 2018 के अंदर क्या है, 2018 तक ट्रेंड अलग था. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे रीजनल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए. ठीक है, उसके अलावा डांस हो गया, ड्रामा हो गया, थिएटर हो गया, म्यूजिक हो गया. इस तरह के टॉपिक्स जो हमारे को सीसीआरटी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते थे आर्ट एंड कल्चर में. और इसलिए उस टाइम तक हम कहते थे कि भाई आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से अलग है. लेकिन आजकल जो आर्ट एंड कल्चर पूछी जा रही है वो आपके जनरल एंशिएंट मिडिवल का पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ट्रेंड जो है अपनी 5 साल की साइकिल खत्म हो चुकी है, तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन फिर से आने लग जाए. इसलिए आप सीसीआरटी के अंदर से डांस, म्यूजिक, पपेट, थिएटर, ये जो हैं इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे. यहां पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे को 3 ट्रेडिशंस दिए गए हैं और इनके स्टेट्स पूछे गए हैं. इसके अंदर भी स्टूडेंट्स मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ कि भाई किस तरह से हमारे को तैयारी करनी है. जब हम फोक म्यूजिक, फोक डांस, फोक थिएटर
इन सब की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यार हमारे पास तो ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं और इतने सारे ट्रेडिशन है, कैसे याद करें। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें एक क्यू देते हैं कि यूपीएससी जो है ज्यादातर साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ट्रेडिशंस है उनके ऊपर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ट्रेडिशंस है उनके ऊपर क्वेश्चन बनाता है, और इसका एक एग्जांपल आपके सामने इसी क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले इन तीनों ट्रेडिशंस का डिस्कशन करते हैं और फिर अपने आंसर पर आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है छापछरकुट फेस्टिवल। छापछरकुट फेस्टिवल के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये मीजो से सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मिजोरम का फेस्टिवल है ये, और इसको एक स्प्रिंग फेस्टिवल माना जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है खोंगजोम पारबा। खोंगजोम पारबा की अगर हम बात करें तो ये फोक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, फोक म्यूजिक है ये, जो कि मणिपुर से है। इस पर्टिकुलर म्यूजिक की, फोक म्यूजिक की स्टूडेंट्स जो खासियत है वो ये है कि ये एक बैलेड टाइप की सिंगिंग है। बैलेड टाइप की मतलब एक हीरोइक स्टोरी को बताया जा रहा है इस म्यूजिक के तहत। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक हीरोइक बैटल हुआ था बिटवीन द किंगडम ऑफ मणिपुर एंड द ब्रिटिश एम्पायर इन द ईयर 1891, और ये जो बैटल हुआ था ऑल टुगेदर, इसके पीछे जो स्टोरी थी इसको गाया जाता है खोंगजोम पारवा में, जो कि मणिपुर का एक फोक म्यूजिक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो म्यूजिक है ये पेट्रियोटिज्म के स्पिरिट को प्रमोट करता है और नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, नेचुरली, क्योंकि हमने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट 1891 में लड़ाई करी थी। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो हमारे पास तीसरा ट्रेडिशन दिया हुआ है दैट इज थंगटा। थंगटा जो है स्टूडेंट्स ये हमारा एक फोक डांस है जिसका मार्शल कैरेक्टर है। थंगटा एक फोक डांस है जिसका मार्शल कैरेक्टर है, और ये हमारे को मणिपुर से मिलता है। तो एक मिजोरम का, एक मणिपुर का, और दूसरा वाला भी जो है हमारे पास में थंगटा, ये भी मणिपुर का ही फोक डांस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं काफी पॉपुलर है एज अ ट्रेडिशन इन मणिपुर। अपार्ट फ्रॉम दैट मणिपुर में आपको रास और संकीर्तना भी दो प्रॉपर पॉपुलर ट्रेडिशंस मिलेंगे। एंड संकीर्तना की अगर हम बात करें तो ये म्यूजिक का फॉर्म है, और रास की अगर हम बात करें तो ये डांस का और थिएटर का फॉर्म है। थंगटा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया इसका मार्शल कैरेक्टर है, यानी कि पहले ये मार्शल आर्ट्स की तरह परफॉर्म होता था लेकिन अब ये मार्शल डांस की तरह परफॉर्म होता है। इसमें थंग का मतलब होता है सोर्ड और टा का मतलब होता है स्पीयर। इसका मतलब ये है कि इस मार्शल डांस में हम सोर्ड और स्पीयर जो है उनका मूवमेंट दिखाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन के साथ वापस चलते हैं। हमने देखा छापछरकुट फेस्टिवल जो है ये मिजोरम का है, इसलिए करेक्ट है। खोंजोम पारवा जो है ये मणिपुर का है। इसमें हम देखते हैं कि भाई मणिपुर और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल हुआ था फॉर फ्रीडम, फॉर इंडिपेंडेंस, और इसी वजह से काफी पॉपुलर है, बैलेट टाइप की सिंगिंग होती है इसके अंदर। तीसरा है थंगटा और इसके आगे लिखा है सिक्किम, ये गलत होगा क्योंकि ये भी मणिपुर का ट्रेडिशन है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि खाली फर्स्ट और सेकंड पेयर करेक्ट है, और इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ जो आपके माइंड में लास्ट पॉइंट आ रहा होगा, लेवल। लेवल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास में थंगटा और खोंजोम पारवा जो है ये आपको रूटीन बुक के अंदर मिल जाएगा, फोक डांस और म्यूजिक के अंदर। दो पार्ट आपको मिल जाएंगे फोक डांस और म्यूजिक के अंदर। और अगर आपके पास इतनी सी भी इंफॉर्मेशन आ गई, सेकंड और थर्ड भी आपको पता है, तो फर्स्ट की नीड नहीं है, आप एलिमिनेशन से आंसर निकाल लेंगे। इसलिए इसका जो लेवल है, इसका जो लेवल हुआ वो इजी टू मीडियम में आया, डिपेंडिंग कि आपने कितने अच्छे से ये फोक डांसेस और फोक म्यूजिक की लिस्ट को याद कर रखा है। क्योंकि मेमोरी बेस्ड है इसलिए हम इसको मीडियम कैटेगरी में रख रहे हैं, कंप्लीटली इजी नहीं बोल सकते। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ट्रेंड भी देख लिया, 2018 का ट्रेंड एकदम अलग है, 19 से एकदम अलग ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यूपीएससी साइक्लिकल इन नेचर, इसलिए अंदाजे लगाने से, ट्रिक्स बनाने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे को कोशिश क्या करनी है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो सिलेबस है उसको कवर कर लें। So with this students, our discussion of last 5 years papers is complete. I hope you were able to understand all these topics thoroughly. Students, strategy wise, the best strategy is to prepare almost 70 to 80% of the syllabus. Don't use the tips and tricks. Don't use these tricks that are given by random people on internet. It is not going to help you. You have to understand that this particular paper needs a lot of investment in terms of studying holistic content and then revising it. इसलिए हम कहते हैं कि भाई साल भर की प्रिपरेशन तो करनी चाहिए, जिससे कि हम ऑन एन एवरेज अपना जो है 50% के आसपास के मार्क्स निकाल पाए।
All right. So with this, students, our discussion is complete. Thank you so much for joining me. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our channel so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you again.